कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार और हफ्ते के पहले दिन मजबूत शुरुआत के बाद तेजी से फिसलते हुए बाजार और आज फिर से बैंक निफ्टी और सरकारी कंपनी ने बनाया दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में है जबरदस्त कमजोर। सपोर्ट लेवल के आसपास है बाजार। निफ्टी पर रुकेंगे या फिर तोड़ेंगे और उसके बाद और गिरेंगे, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज गिरावट आ रही है और मिड और स्मॉल कैप्स के साथ साथ पूरे बाजार में ही प्रेशर बन रहा है। तो समझेंगे अनिल जी से कि इस गिरावट की वजह क्या है और अब आपको इसमें क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, क्या रहेगी बाजार की चाल। सबसे पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात यही कि हफ्ते के पहले दिन कमजोरी का माहौल है। 2.25 अंक नीचे आपको दिखेगा निफ्टी। अब थोड़ी सी रिकवरी आई तो 140-150 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी 850-900 अंक नीचे आपको नजर आएगा और 44,800-750 के करीब है। सेंसेक्स में 450 अंकों का नुकसान है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में कोहराम है। मिड कैप इंडेक्स 800 पॉइंट नीचे है तो स्मॉल कैप इंडेक्स 550 पॉइंट ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हाल बुरा है। सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा बिकवाली है। रियल्टी इंडेक्स भी 5% लुढ़कता हुआ आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स 25 अंक कमजोर है। यूरोप में हल्की फुल्की खरीदारी है और ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का माहौल। 1175 शेयर बीएसई पर आपको मजबूत दिखेंगे, लेकिन उसके सामने 3000 शेयर हैं कमज़ोर। 435 शेयर एनएसई पर मजबूत दिखेंगे, उसके सामने 1925 शेयर है कमज़ोर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जो बाजार पर दबाव बढ़ाने का और बनाने का काम कर रही है। सो ओवरऑल मूड माहौल बेहद कमज़ोर है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन डीप ऐसा है जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और सरकारी कंपनियों के शेयरों ने ज़बरदस्त दबाव बनाया है और बैंक निफ्टी आपको संभलने और समझने नहीं देगा कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है। एक दिन रिकवरी, दूसरे दिन तेज़ गिरावट, तीसरे दिन रिकवरी, चौथे दिन फिर से तेज़ गिरावट। खाया पिया निकाल देगा आपका सारा का सारा ही। एब्सोल्युटली सर। तो दो सवाल मेरे बनते हैं इस समय। एक तो पहले पूछ लो। हाँ, पहले पूछ लो। अभी आज के जो मार्केट में ना दो को एक साथ याद रखने जितनी बैंडविड्थ रही नहीं रही है। हाँ। जी, तो पहले मार्केट पे पूछूंगा, फिर स्मॉल और मिड कैप पे पूछना है सर। स्पेशली बैंक्स, वही जो आप कह रहे थे, एक दिन बड़ी मूव, उसके बाद बड़ी गिरावट, फिर बड़ी रिकवरी और फिर बड़ी गिरावट। तो कैसे समझना है सर? और जो आज का सपोर्ट बोला था उसके भी थोड़ा नीचे आ गया बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी वैसे तो कमज़ोर पहले ही था। बीच में 3 दिन आउट परफॉर्म करने की कोशिश की, हमें लगा कि भी करेगा, लेकिन उसके बाद चौथे दिन इसने दम तोड़ दिया। जो मेक और ब्रेक वाला दिन था बैंक निफ्टी के लिए वो था मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद 800 पॉइंट का जो बड़ा कट लगा, वो समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी और कमज़ोर होने को तैयार है। और जनवरी महीने के जो लोज हैं आपके 44,425 के, उसकी तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। वहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जो आपको चक्कर दिया बैंक निफ्टी ने वो शुक्रवार की रिकवरी ने 600 पॉइंट 650 पॉइंट की जो रिकवरी थी, वो रिकवरी अनएक्सपेक्टेड, वो कहाँ से ही पता नहीं चली। और वो आई तो ठीक है, लेकिन आई फिर आज सुबह भी आप जब पूछते थे कि बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दी, तो मैंने आपको यही कहा कि मैं भरोसा नहीं कर रहा। आज फिर से मेरे को लगा अरे कम से कम 2 दिन तो ढंग से ऊपर बंद हो, ये 2 दिन छोड़ो। 650 बढ़ा, उसके सामने 900 पॉइंट तो घट गया है, मतलब पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसका मतलब क्लियर कट है कि जहाँ ये मार्केट आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दे रहा है, और वो ये कि जहाँ नहीं खरीदारी होनी वहाँ नहीं होनी है, और जहाँ खरीदारी होनी है वहाँ होनी है। कैसे? खरीदारी के लिए आज की तारीख में फेवरेट क्या है? फार्मा और आईटी। आज भी देख लीजिए वहाँ पर खरीदारी है ही है। करेक्ट। कमज़ोर क्या है? बैंक। एक चीज़ समझिए, इस मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न चल रहा है। जो लोगों के फेवरेट काउंटर्स हैं या सेक्टर्स हैं, वहाँ पर अटैक हो रहा है। पहले बैंक्स फेवरेट हुआ करते थे, धीरे धीरे करके बैंक्स पे जो पहले प्रेशर बनना शुरू हुआ, अब आप देखिए बैंक निफ्टी को कोई अट्रैक्टिव मानते ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, सरकारी कंपनियाँ। अब धीरे धीरे 2 ट्रेडिंग सेशन में सरकारी कंपनी की जो धुलाई पिटाई हुई है, अब वो जहाँ पर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, क्राउडेड ट्रेड में पैसा बनाना मुश्किल है। जहाँ पर सब लोगों को तेजी लग रही है या सब लोगों को मंदी लग रही है, वहाँ पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ रिटेल का इंटरेस्ट नहीं है जी। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, लोगों को वहीं पैसा लगाना है। कौन से? फार्मा और आईटी। आप देखो हर बार आईटी कूद के आता है। आज इंडेक्स मैनेजमेंट में आईटी का अपना योगदान है, आई गया। फार्मा का थोड़ा अपना योगदान है। सो आई थिंक ये सेक्टोरल टर्निंग आपको देखनी पड़ेगी किस तरह से चल रही है, और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मार्केट बार बार आपको बता रहा है क्राउडेड ट्रेड में पैसा बनाना मुश्किल है, और जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। समझ गया सर।
मिड और स्मॉल कैप फ्राइडे से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और वो स्टॉक्स जो ऊपर गए हैं, काफी तेज ऊपर गए हैं, अनाप शनाप कुछ शेयर्स में तेजी हुई, वहां पर स्पेशली करेक्शन आ सकता है। दूसरे दिन बड़ा करेक्शन आ रहा है, कैसे देखें इसे? दीप देखिए, फ्रैंकली मैं बताऊं कि अब जिस लेवल का करेक्शन और जिस साइज का और जिस मात्रा में करेक्शन आ रहा है, तो मैंने भी अंदाज नहीं लगाया कि एक साथ इतना घट सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में बहुत क्लियर कट आ रही थी पिछले हफ्ते भी और आज भी, कि ये थोड़े महंगे हो चुके हैं, जरूरत से ज़्यादा भाग चुके, तो यहाँ इनको रुकना चाहिए यहाँ पर। Right. और रुक जाए तो ये इनकी सेहत के लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। और रुकने के बाद चलेंगे तो बेहतर है। एक तरफा 2-2 गुना 3-3 गुना होने के बाद 20-30% का करेक्शन तो बनता है। सो वो करेक्शन होता दिखा है। कोई खास ऐसा नहीं कि पीएसयू शेयरों की स्टोरी में कोई बदलाव हो गया कि मतलब ये कहानी खत्म, आज के बाद वापस कभी नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ हर भाव से अच्छी है। और अगर भाव कुछ सरकारी कंपनियों के बहुत ज़्यादा महंगे, और अब तक हम लगातार आपको खरीदारी करने की राय भी दे रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से हमने इसीलिए आगाह किया कि अब यहाँ खरीदिए मत, और जो अनाप शनाप भागे में बढ़े हैं वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। अगर आपका व्यू 2-3 महीने या 2-3 हफ्ते का है तो आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी कोई सरकारी कंपनियों की स्टोरी ऐसे खत्म नहीं हुई। शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड था, बिल्कुल था, इसलिए हमने कहा भी, या शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट करने का लेने का मौका था भी। अब हो सकता है 10-10%, 5-5% और घट जाए, लेकिन अब आपके लिए यहाँ से बेच कर टाइम करके वापस एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा। सो इन्वेस्टर के तौर पर आप इग्नोर कीजिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के तौर पर आपको अपने स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखने। सिंपल ये तरीके से आप अप्रोच कीजिए, चाहे वो बैंक्स हो चाहे आपके पीएसयू स्टॉक्स हो। लेकिन सिमिलरली इसकी कॉन्ट्रास्ट व्यू आप ले लीजिए फार्मा और आईटी पर। हर गिरावट पे जहां आपको मौका मिले यहाँ एंट्री करनी है। ये अगर फॉर्मूले से चलेंगे तो आपके दोनों तरफ पैसे बनने के पूरे चांस है। ठीक है, गॉट इट। चलिए एक बार देख लेते हैं, अनिल जी ने जो 2 दिन से कह रहे हैं थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में ध्यान रखना है, सावधानी पर रखना जरूरी है, उस पर उन्होंने क्या कहा था? जो स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। बाकी नहीं। जहां पिछले 2 महीने में अनाप शनाप तेजी हुई, डबल हो गए, 2 से 3 महीने में 75% बढ़ गए, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी इस पूरी स्पेस में। जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, मैं पूरी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शेयरों की बात कर रहा हूँ, वो शेयर जो पिछले महीने 2 महीने में डबल हो गए हों, जहां आपको अनाप शनाप रनअप दिख रहा है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की राय, और थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इस समय बाजार में शेयर्स को लेकर, स्पेशली वो शेयर्स जहां पर बड़ा रनअप आ चुका है। थोड़ी देर में सर से डेटा भी समझेंगे, स्ट्रैटेजी भी सर देने वाले हैं, उस पर भी होगी बातचीत। आइए उससे पहले आशीष और नुपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए आपको खबरें और साथ ही बाजार के ट्रिगर्स भी। उससे पहले HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके नतीजे आ गए, वो नतीजे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। अनुमान मुताबिक ही आय आपको आती हुई दिख रही है, मुनाफा थोड़ा आपका अनुमान से बेहतर आया है। मुनाफा आपका 1261 करोड़ का है, हमारा अनुमान 1102 करोड़ का था। 1155 करोड़ से बढ़कर 1261 करोड़ का आपका मुनाफा आते दिखा है। अनुमान से थोड़ा बेहतर ही ये आंकड़ा माना जाएगा, क्योंकि हमारा अनुमान था 5% गिरावट का यहाँ पर मुनाफे में, यहाँ पर आपके लिए मुनाफा एक्चुअली बढ़कर आया है। आय इनकी आई है 6061 करोड़ की, हमारा अनुमान था 6100 करोड़। तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक आज वैसे थोड़ा कमजोर है, बाजार के करेक्शन में फिसल रहा है, बट आय और मुनाफे में आपको यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। मार्जिन 23.7% के आए हैं, हमारा अनुमान 23.5% का था, अगेन अनुमान मुताबिक ही मार्जिन आए हैं। एबिटा 1435 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है, हमारा अनुमान था 1430 करोड़। तो लगभग एक्सेप्ट फॉर मुनाफा बाकी सारे आंकड़े अनुमान मुताबिक आए, मुनाफा अनुमान से बेहतर आया। इनलाइन रिजल्ट है, हल्के से रेवेन्यू मिस है, जितना रेवेन्यू मिस की वजह से डिसअपॉइंटमेंट है, उतना प्रॉफिट बढ़ के अपॉइंटमेंट नहीं, डिसअपॉइंटमेंट का अपोजिट। अरे ये तो अंग्रेजी में ऐसा कैसे अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट का अपोजिट अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। आइडियली तो बड़ा अच्छा है होना। डिसअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट में पॉइंट्स प्रॉपर है, बाकी सब कुछ, बाकी और कुछ भी प्रॉपर नहीं है। तो थोड़ी सी निराशा है, उसकी बजाय जो निराशा आपको आय की कमी से दिख रही है, उसकी आशा आपकी मुनाफे में। हिंदी अच्छी है। हाँ आशा निराशा में फर्क है। आशा निराशा समझ रहता है। तो आशीष हिंदी ठीक है? एकदम परफेक्ट है सर, बढ़िया। देखो बिल्कुल आशीष भी सहमत है हमारे इसमें, बहुत बढ़िया।
चलिए, तो ये है आपके लिए HAL जो इस समय नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक के बारे में बात करेंगे, और भी स्टॉक्स की बात करनी है, बट अब तक जो नतीजे आ गए हैं और आज आने वाले दिनों के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो नुपुर और आशीष से जान लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। सबसे पहले देखिए CPI के आंकड़े आएंगे, 5.09% का एस्टिमेट है। IIP के आंकड़े भी आएंगे, 2.4% का एस्टिमेट है। अब रिजल्ट अगर आप देखें तो बचे हैं निफ्टी में कोल इंडिया, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल और सेल, इसके आएंगे बाजार बंद होने के बाद। RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे। अब बात करें कल के इवेंट्स की तो रिजल्ट की बहुत ही लंबी लिस्ट है। निफ्टी में हिंडाल्को, आयशर मोटर्स यहाँ पर नतीजे आएंगे। एफएनओ की चुनिंदा कंपनियों के नाम बताता हूँ, BHEL है, बॉश है, दीपक नाइट्रेट, गुजरात गैस, नाल्को, इन्फोएज, इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक भी फोकस रहेगा क्योंकि गंगवाल फैमिली जो है इनका 25.21% स्टेक है और इसका लॉक इन जो है ये खत्म हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। 150 का इशू प्राइस है और फिलहाल अगर आप देखें तो 24.62 करोड़ का जो है राइट्स इशू है। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस, कल इसके एप्लीकेशन का आखिरी दिन होगा। प्राइस बैंड एक बार आपको बता देता हूँ, 1195 से लेके 1258 रुपए का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 11 शेयरों का। साइज है इशू की 1600 करोड़ की और इसमें OFS की संख्या है 600 करोड़। एक नया IPO खुल रहा है, हालांकि साइज बहुत छोटा है। विबोर स्टील यहाँ पर देखिए 13 से लेके 15 फेब तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 141 से 151। लॉट साइज है 99 शेयरों का और इशू की साइज है मात्र 72 करोड़। डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 12 रुपए का, तो स्टॉक में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और US में भी देखिए CPI के आंकड़े आएंगे जैन महीने के, 3.8% का अनुमान है। 14 फेब को भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। WPI के आंकड़े आएंगे, 0.53% का अनुमान है। नतीजों की बहुत लंबी लिस्ट है। निफ्टी में आप देखिए M&M है, वायदा बाजार में ABFRL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। इसके अलावा भारत बिजली यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने के लिए। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ये स्टॉक में भी आप देखें तो लॉक इन खत्म होगा, 60% शेयर्स का तो फोकस में रहेगा। प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट्स में एक्शन बढ़ेगा। राशि पेरिफेरल्स, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 नए इशू हैं, इनकी लिस्टिंग होगी तो यहाँ पर फोकस करेंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, यहाँ पर डिविडेंड है 200 रुपये का, जिसमें स्पेशल डिविडेंड 150 रुपये का है और इंटरिम डिविडेंड 50 रुपये का। कुल 200 रुपये का एडजस्टमेंट स्टॉक के भाव में देखने को मिलेगा। और CPI और PPI के आंकड़े आएंगे UK में, तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर रहेगी। ओके, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, बाजार में नजर रखिए। इवेंट्स आपके लिए आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट डेटा पर भी फोकस है। नतीजे भी कुछ और आ रहे हैं। नुपुर से जानते हैं अब तक कौन से नतीजे आ चुके हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले भारत फोर्ज, यहाँ पे नतीजे देखें तो आपको अनुमान से कम आते हुए दिखेंगे। कमजोर नतीजे आए। कंपनी के जो मुनाफा है वहाँ पे 50 करोड़ से कम मुनाफा आते हुए दिखा है। अनुमान से 250 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, 300 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन हालांकि YOY बेसिस पे बढ़कर 18% हो गए 14% से। BLS ई सर्विसेज हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, घाटे से मुनाफे में अब आ चुकी है। 13 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार आया है 7.5 करोड़ का मुनाफा, तो यहाँ पर फोकस करके चला है। मार्जिन भी देखें तो 13% से बढ़ के 15% पहुंचते हुए दिखे। BCL इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड मुनाफा देखें तो 23 करोड़ से बढ़ के इस बार 33 करोड़ पहुंच गया है और मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, 7% से बढ़ के 9% होते हुए दिखे। अनुपम रसायन, यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड मुनाफा देखे तो वहाँ पे आपको कमजोरी नजर आएगी। 40 करोड़ से घट के 18 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन में भी है कमजोरी, क्योंकि मार्जिन 28% के थे पिछली बार इसी समय पे, जो घट के 27% के रह गए। अनुप इंजीनियरिंग पर भी फोकस है, क्योंकि मुनाफा देखे तो 14 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है और मार्जिन में भी 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 20% से बढ़ के 23% पहुंचते हुए दिखे। सिरा सैनिटरी वेयर, यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड मुनाफा देखे तो आपको कमजोरी नजर आएगी और मार्जिन भी इस बार घटकर आते हुए दिखे। अब पिछले साल 16% के मार्जिन थे, जो इस बार घट के 14% के रह गए। खबरों में मान इंडस्ट्रीज आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को 525 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। इसी के साथ कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अब बढ़ के 1600 करोड़ पहुंच गई है और 6 से 7 महीनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। ब्लॉक डील में NSPC और स्टॉक दबाव में भी है, 10% नीचे 61 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए सुबह से। और SJVN ये भी स्टॉक दबाव में, जहाँ पे 50 लाख शेयर्स के कई सौदे सुबह से होते हुए दिखे हैं। ओके, तो ढेर सारी खबरें, इन खबरों पर रहेगा भरपूर एक्शन और एक्शन के साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपके लिए है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी के साथ सिद्धार्थ जी और सुमित जी जुड़ चुके हैं। वागले साहब के साथ जुड़े हैं आशु जी और सचित जी, और इन सब के साथ जुड़ने को तैयार है स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर जय ठक्कर।
जय ठक्कर के लिए भी मतलब मार्केट के मूड माहौल को देखकर वो 3 बजे के बजाय अभी ही जुड़ने को तैयार, तो हम उनका भी करेंगे स्वागत। आइए तब तक एक बार जो जुड़ चुके हैं उनका पूरा पूरा स्वागत बिगुल सचिन जी के लिए पहला BTAS का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर ऑटो भी काफी कंसिस्टेंट है। आई थिंक आवाज रिवर्ब हो रही है। इको आ रही है? यस सर, काफी ओ, echo हो रहा है। वो मैं भी कभी कभी ऐसा वो ऐसे तो, मन से कुणाल जी को पता होगा ऐसा। मैं कभी कभी ऐसा वो भूतहा हवेली वगैरह में चले जाता हूँ ना, खंडर वंडर टाइप के, तो उसमें बहुत इक्को सी आवाज आती है, फिर मेरे को डर लगता है। जी बंसल जी। ये तो जितने भी हैप्पीली मैरिड है उनको आ जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि कब कान में पड़ती है आवाज को इग्नोर करके जो बोलना है वो बोलना है। अनिल जी, ये कितनी बार होता है अनिल जी, तो मैं और कुणाल जी तो अभ्यस्त है अनिल जी, हमें इको का फर्क नहीं पड़ता है, हम इग्नोर करके नॉन स्टॉप बोल देते हैं अनिल जी। अच्छा, मुझे लगा कि इको तो आएगी आएगी। इसके साथ जीना सीखो। आप इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, मैं तो कॉल के लिए बोल रहा था, बिगुल के लिए। अभी पहले सचिन जी को तो होने दो। कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सचिन जी के पास चले। जी कुणाल जी। अनिल जी, इससे मुझे एक डायलॉग याद आया। अनिल जी, एक फिल्म आई थी अनिल जी बरसों पहले, कर्मा, अगर आपको याद हो अनिल जी, उसका बड़ा फेमस डायलॉग था, डॉक्टर डेंग के थप्पड़ की गूंज। थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी अनिल जी। हाँ, वाह वाह वाह, यस, वो आए थे डॉक्टर डेंग, दिलीप कुमार साहब ने यस लगाई थी। दिलीप कुमार की, करेक्ट। बंसल जी, अब क्या हुआ बंसल जी? अनिल जी देखिए, ये बड़ा पक्षपात है कुणाल जी का, ये स्टाइल में जैसे टाटा एलेक्सी को एलेक्साई बोलते हैं। हाँ। अनिल जी, जो डैंग है वो एक सरनेम है अनिल जी, और इसको जो अनिल जी, मेरा एक मित्र है डैंग, वो मतलब कि स्टाइल में डैंग बुलवाता है, एक्चुअली में डांग होते हैं अनिल जी, तो डांग बन गया है डैंग अनिल जी। और यहाँ पे कुणाल जी ने अपनी ठीक इंग्लिश का प्रयोग नहीं करा अनिल जी, डॉक्टर डैंग होता है कि डांग होता है, इस पे आप अनिल जी दीप से और जो भी आपके मतलब कि नॉन सर्कल में अच्छे इंग्लिश वाले हैं उनसे पूछ के अनिल जी क्लैरिफाई कीजिए। मेरी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज से डॉक्टर डांग होना चाहिए अनिल जी, डैंग नहीं होता है। डैंग को स्टाइल में अनिल जी नाम को चेंज कर दिया अनिल जी। अरे क्या करें, आपका तो फिर भी ठीक है। इधर ये आपके दिल्ली में डॉक्टर डांग का डेंग हो गया। हमारे वागले साहब और सचिन जी को पूछो इधर महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ के रामभो अमेरिका जाके रैम्बो हो जाते हैं। तो ये तो सभी जगह की सेम प्रॉब्लम है। आइए सचिन जी बताइए सर, आपकी पिक जी। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। ऑटो भी काफी कंसिस्टेंट रहा है। निफ्टी ऑटो एज अ सेक्टर अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से आइशर मोटर्स का अभी तक का डेटा है, 3800 से लेके 4000 इसी पर्टिकुलर रेंज को इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है। एंड जिस तरीके से डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी यहाँ पर एक अपटिक नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये एक काफी अच्छे संकेत है ब्रेकआउट के लिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है 4100 तक की जगह है। जिस तरीके से इसने कल के सत्र में बेस रिकन्फर्म किया है और वहां से ये अपमूव निकल रही है, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3855 पे एंड खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 3960 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4100 तक ये चाल एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। 3960, 4102 टारगेट। आइए बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, निफ्टी की 21650 की पुट ऑप्शन लेंगे, 126 का रेट है, 126-27 ऐसे रेट है। 21650 का पुट ऑप्शन, जिसके स्टॉप लॉस बनेंगे 105 के और टारगेट बनेंगे, फर्स्ट टारगेट 165 का और उसके ऊपर निकलती है तो 180 का। तो हम करीब करीब एट द मनी पुट ऑप्शन है, 21650 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, और कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड सर? नहीं अनिल जी, ऑलरेडी गिरी हुई है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में क्या है, उतनी गिरावट हुई नहीं है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरी हुई है।
तो मुझे लगता है कि निफ्टी ज्यादा बेहतर है, निफ्टी की पुट ऑप्शन लेंगे। मतलब एकदम ऐसा नितिन जी ने बोला ऑलरेडी गिरी हुई है और कितना गिरेगी, ऑलरेडी गिरी हुई बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में 21,650 का पुट ऑप्शन लेकर करें खरीदारी। थोड़ी देर में जय ठक्कर जुड़ रहे हैं आपके साथ, देना चाहते हैं कुछ बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी। जब तक जय जुड़े तब तक आइए चलते हैं आशु जी के पास, लेते हैं उनसे बाजार पर उनका व्यू, और कोई स्प्रेड है तो वो भी बताएं। आशु जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी देखिए, व्यू में आज ज्यादा कुछ नहीं है, वो फ्राइडे का रेपिटेशन है 90%। एक आध स्प्रेड जरूर दूंगा अनिल जी। जो फ्राइडे जो मैंने बोला था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहिए अनिल जी। स्टॉक्स में मुझे कोई बहुत बड़ी रिवर्सल नहीं लगती, इंडेक्स में जरूर आ सकती है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल आ सकती है, इसीलिए इंडेक्स में एक मेरा स्प्रेड है। बट अनिल जी एडवाइस वही है कि जितना जल्दी मतलब पहले जो बुक कर लेगा अनिल जी, देखिए टॉप पे कोई बुक नहीं कर सकता, वो सिग्नल आता है, उस सिग्नल को पढ़ना पड़ता है। वो 2-3 बार रिग्रेट भी होता है कि यार बेचने के बाद ऊपर चला गया। लेकिन अनिल जी वो मैं जो दिन हमारी वो रोमो जोमो की डिस्कशन चल रही थी वो यही थी अनिल जी कि वो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। रिग्रेट ऑफ मेकिंग लेस मनी इज मच बेटर देन रिग्रेट ऑफ लूजिंग मनी। और अनिल जी फिर वो बोलता हूँ कि अगर 100 रुपए ऊपर बढ़ा है और 1/3 भी स्टॉक नीचे आ जाएगा ना, आपने जो कमाया आपका 1/3 में चला जाएगा। तो अनिल जी ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है। अभी भी मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए जो बाउंस बैक आएगा उसमें स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी और उसके बाद फिर एक सेल ऑफ आ सकता है। और बैंक निफ्टी तो अनिल जी जैसे बात चली रही है, आई थिंक मैंने कहा था कि बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है, लेड बाय एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अनिल जी 1400 भी टूट गया है। और अनिल जी मेरा एक क्वेश्चन भी था आपसे कि कितनी बार हम लॉन्ग कॉल देते हैं और आप सपोर्ट करते हैं कि मैं तन और मन के साथ आपके साथ हूँ, धन की व्यवस्था खुद करें। तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था, कभी ये शॉर्ट कॉल में भी आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं मैं आपके साथ हूँ तन और मन से धन की? शॉर्ट कॉल में भी तो अनिल जी बोलना चाहिए। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। को पैसे बनाने हैं, चाहे लॉन्ग से चाहे शॉर्ट से। सर, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द वीक, क्वेश्चन ऑफ द मंथ, एकदम। एक मिनट जरा लाइए आशु जी के लिए वो जो शो की शुरुआत में जो सुनाया था एक बार फिर से सुनाइए जरा, पीएसयू और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे जरा आशु जी गौर फरमाएगा आपके लिए। जो स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। बाकी नहीं, जहां पिछले 2 महीने में अनाप शनाप तेजी हुई, डबल हो गए, 2 से 3 महीने में 75% बढ़ गए, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी इस पूरी स्पेस में। जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, मैं पूरी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ शेयरों की बात कर रहा हूं, वो शेयर जो पिछले महीने 2 महीने में डबल हो गए, जहां आपको अनाप शनाप रनअप दिख रहा है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो आशु जी आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हाँ, जहाँ लगी ओवरऑल मैं भी आपके साथ ही हूँ कि इंडेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होना है, और स्पेशली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मेरा भी आप ही की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स में जहाँ सेक्टोरल टर्निंग में जहाँ हम फार्मा, आईटी, सीमेंट 3 जगह बुलिश हैं, वो तीनों अभी भी ठीक है। और जहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आपने देखा होगा, ये पिछले हफ्ते पहली बार इतने समय बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी पीएसयूज में, मिड कैप स्मॉल कैप में। आप देख लीजिए 3 दिनों में। तो धन्यवाद सर आपका। नहीं अनिल जी बिल्कुल, आपने मैंने लास्ट 2 दिन से भी सुना था कि आपने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, बिल्कुल। लेकिन अनिल जी वो क्या है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग बुल मार्केट की हो जाती है, अब आज अनिल जी क्या है, इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया शाइनिंग है, चाइना +1 है, मोदी जी की 400 सीट्स आनी है, उसके बाद तो कुछ रुकना नहीं है, पॉलिटिक्स सब बातें अनिल जी सब है। ऐसे में ही कोई करेक्शन निकल के आएगी जो एक सीवियर करेक्शन बन जाएगी, और आपको उसके बाद जब एंड रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन क्या तब तक आप सौदा संभाल पाएंगे अनिल जी? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। एज आई सेड अनिल जी कि अगर आरईसी में फिर एग्जांपल, मैंने उस दिन भी कहा था कि आरईसी इज जस्ट एन एग्जांपल कि 150 से 500 में जो 350 की मूव में इतने पैसे नहीं बने, जो 75-100 रुपए की डाउन मूव में सारे पैसे चले जाएंगे। एंड दैट्स होल्ड ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, वेदर इट इज रिकमेंडेड बाय मी और मिस्टर नलिनी सिंह भी और कुणाल सर होगी, किसी का भी चीज लीजिए, ये डिसिप्लिन नामों से ऊपर होता है और मतलब अपने आप ही आना चाहिए। तो अनिल जी इसलिए अनिल जी एक इंडेक्स का स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक बात है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत, जो आशु सर भी बता रहे हैं कि क्योंकि जनरली होता है कि इस तरह की तेजी में बेचना मुश्किल होता है। हालांकि लगातार 3 दिन से हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां खराबी दिख रही है, जहां बेचने के, लेकिन अंडरस्टैंड दैट कि हाँ रहा सवाल धन की व्यवस्था, तो क्या बेचने में धन की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, खुद का शेयर ही बेचना है, खरीदने में धन की व्यवस्था की ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो जरा जी। आइए जय ठक्कर है हमारे साथ। बिल्कुल, जय का जैकपॉट या जय का कैश का ऑप्शन, जो भी हो कैश का ऑप्शन।
गुड आफ्टरनून जय, स्पेशल अपीयरेंस, वाह क्या बात है, वेरी नाइस। बताएं जय, क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, थैंक्स वेरी मच अनिल जी, ये स्पेशल अपीयरेंस के लिए अनिल जी, अनुमति देने के लिए अनिल जी। मुझे ऐसा लगा कि एक इंटरेस्टिंग डेटा है तो मैं शेयर करूं वाया कॉल। अनिल जी, यहाँ पे करना ये है कि 21,650 के स्ट्राइक का आप 15 फरवरी के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 136 रुपए पे, 136 पर खरीदे एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 21,650 का निफ्टी का 15 फेब की एक्सपायरी का 136 पर। अनिल जी, इंट्राडे का कॉल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3.5 तक ही अगर अच्छा मूव आ जाए तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 97 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 136 पर खरीदे। वोलेटिलिटी काफी है बट ऊपर में लगभग हमें 175 से लेकर 190 तक के लेवल्स, इनफैक्ट 195 तक भी जा सकता है अनिल जी, तो 175 195 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। डेटा अनिल जी मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 21,600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन क्लोजिंग पर्सपेक्टिव। 21,600 अगर होल्ड आउट कर जाता है नो क्लोजिंग बेसिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शार्प आपको ऊपर में मूव 700 725 750 ये 3 लेवल्स तक आपको देखने मिल सकता है। फॉर व्हाट रीजन रीजन कुछ भी आ सकता है बट ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 21,600 के नीचे बंद होना निफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, बट देन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगा कि ये लेवल सही रहेगा नियर टू अराउंड 21,600 635 के आसपास जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 35-40 पॉइंट नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस और ऊपर में वो लगभग इंट्राडे पर्सपेक्टिव 100-125 पॉइंट का अगर मूव आ गया तो एक अच्छा ट्रेड बनता है एनर्जी लॉन्ग साइड पर। अनिल जी, ये इंटरेस्टिंग है, बैक टू बैक दो अलग तरीके की कॉल्स आ रही है सेम स्ट्राइक पर। अभी नितिन जी 21,650 की पुट खरीदने की राय दे रहे थे, जय को भरोसा है कि यहाँ से बॉटम आउट होकर थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए, 21,650 की कॉल खरीदवा रहे हैं, किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा ट्रेड बेटर लग रहा है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है दीपी है। देखो, क्वेश्चन ऑफ द डे, वीक और मंथ वाला तो हो चुका है, आपका मैं क्वेश्चन ऑफ द ईयर कर देता हूँ। अच्छा, वाह। तो 3 तो एक साथ ही आशु जी ने पूछ लिए थे। हाँ। अब इसमें कौन सा करना चाहिए? एक और अभी नितिन ने बोला है कि 21,650 का पुट खरीदा है, जय कह रही 21,650 का कॉल, सेम स्ट्राइक प्राइस का और कुछ ही मिनटों के डिफरेंस में आया है, बराबर है। इसमें वो करना चाहिए जो आपका दिल कहे। ओके। वही तो मुश्किल है ढूंढना। देखो, एक चीज समझिए, हर एक लेवल पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है, हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ खरीदा या बेचा जा रहा है, इसीलिए तो ट्रेड हो रहा है। अगर सारे एक साथ खरीदने वाले आ जाए, सारे बेचने वाले आ जाए, तो ऊपर या नीचे का सर्किट रहेगा। हर वक्त मार्केट में 2 ऑपोजिट व्यू है, इसलिए ट्रेड होता है। एक का ध्यान मंदी का है, दूसरे का तेजी का। जो बेच रहा है वो ये समझता है कि मेरे बेचने के बाद नीचे आएगा, जो खरीद रहा है वो ये सोच के समझता है मेरे लेने के बाद ऊपर जाएगा, इसीलिए तो सौदा हो रहा है। ऐसे में और सौदे भी बराबर हो रहे हैं, ऐसा नहीं खरीदारी के ज़्यादा है बिकवाली के ज़्यादा, जितने खरीदारी के सौदे हो उतनी बिकवाली के भी हुए, करेक्ट। तो फिर आपको क्या करना है, अगर इस तरह के 2 कॉन्ट्रा व्यू आए तो आपको वो करना है जिसमें आपका कन्विक्शन ज़्यादा हो। आपको मंदी लगती तो आप पुट खरीदिए, आपको तेजी लगती तो कॉल खरीदिए। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करना है, तो साइड में बैठ जाइए, कुछ जबरदस्त थोड़ी करना है। करेक्ट, कोई जबरदस्ती नहीं। सही बात। हर एक्सपर्ट का अपना व्यू है, हर ट्रेडर का अपना व्यू है, हर एक आदमी का व्यू है, इसीलिए मार्केट चल रहा है। अगर सबका एक व्यू हो जाए तो बात ही खत्म हो गई। सो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, यही नहीं, कभी भी फ्यूचर में लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको जो आपका मन कहे वो करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, और यार मैंने तो नितिन जी को बोलने पे कर दिया था, जय ने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर तेजी होगी तो, और जय के बोले मैंने नितिन जी ने काम बिगाड़ दिया। आप जब तक दूसरों को दोष दोगे तब तक अगली बार फिर वही गलती करोगे। तो कभी भी कॉन्ट्रा व्यू आए। और एक और चीज मैं तो बताता हूँ इसके सामने, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाय या सेल कॉल दिया है एक्सपर्ट्स में से, आपको नहीं लगता तो मत करिए। सही बात। आपका अपना कन्विक्शन भी होना चाहिए। अगर आपके विचार और उसके विचार मिलते हों तो अच्छे से करिए, नहीं विचार तो उसमें क्या होगा, अगर आपके विचार मिल भी रहोगे ना तो आप ज़्यादा कन्विक्शन से सौदा कर पाएंगे। और अगर आपके विचार नहीं मिल रहे होंगे, हाफ हार्टेड सौदा करोगे तो उसके बिगड़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो तो फुल कॉन्फिडेंस में भी बिगड़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाफ हार्टेड में बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए, पहली चीज़ जब कॉन्ट्रा हो, आपका जो मन कहे करिए, नहीं तो साइड में बैठ जाइए कि मैं दोनों में से कुछ नहीं करूँगा। दूसरा, जब भी आप किसी भी एक्सपर्ट की राय पे कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका भी कन्विक्शन, आपका भी भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार ये जो राय दे रहा है ठीक है, मुझे भी जम रहा है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मत करें। खाली किसी ने कहा है इसलिए मैं भी कर लूँ, वो करेंगे तो आपके लिए कन्विक्शन कभी नहीं आएगा। और सौदा कन्विक्शन के पैसा जो कन्विक्शन वाले सौदे में बनता है, बिना कन्विक्शन वाले सौदे में पैसा बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। वो किस्मत से बनता है, स्किल से नहीं बनता। सही बात है, ये बात है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अब आप मुझे पूछोगे दोनों में से एक, तो मैं जय की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, मेरा झुकाव थोड़ा उधर ज़्यादा है, क्योंकि इस लेवल पे
मैं निफ्टी बेचने के बजाय नीचे खरीदारी के मौके ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे 21,525 के नीचे की मंदी नहीं लगती। आज का लो 21,575 है, तो यहाँ से अगर 50-75 पॉइंट और घटता है तो एवरेज करने की मेरी राय होगी और उस हिसाब से मैं खरीदूंगा। और अगर जैसा जय बोल रहे हैं आज ही के लिए है, तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग में एक बार 21,700 अगर ये आ जाता है, जो आ भी सकता है, तो वहाँ पर थैंक यू हो जाइए। सिंपल। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन इस समय। आई थिंक आई सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक कॉल आ रही थी। सिद्धार्थ जी, बिगुल आपके लिए सर। जी बिल्कुल दीपांशु। बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये जो सेक्टर है आईटी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन का जरूर काम कर सकता है इस गिरावट में। तो मुझे लगता है कि आईटी स्पेस से एक कंपनी है HCL टेक, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसमें खरीदारी करने की जरूरत है। फर्स्ट टारगेट हो सकता है 1700 रुपए का, 1700 रुपीज का। दूसरा टारगेट हो सकता है 1745। कई टाइम से काफी करीबन 2020 से हम फंडामेंटली इसको कवर कर रहे हैं डिस्क्लेमर के साथ। हम रेकमेंड भी किए जा रहे हैं नीचे के लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। ये सेगमेंट जो काम करती है BFSI, रिटेल, हेल्थ केयर में करती है। तीसरे तिमाही के नतीजे काफी अच्छे दिखे, ग्रोथ मोमेंटम जारी है, स्ट्रॉन्ग डील विंस है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, और जो ट्रिगर पॉइंट्स है इसके, वो गाइडेंस के हैं। 5 to 5.5% का रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है। साथ ही साथ एबिट मार्जिन बरकरार रखने की बात है 18-19% का। मल्टी ईयर डील विंस है, साइबर सिक्योरिटी के साइड में काम कर रही है। HCL टेक आईटी में से 1700 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1745 का पोजिशनल टारगेट। आईटी स्पेस मुझे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर सकती है। ओके, रेस्क्यू ऑपरेशन आईटी की तरफ से 1745 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। नमस्कार, बताएं सर आज की पहली पिक। आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है उसी सेक्टर से है जिसकी अभी सिद्धार्थ जी भी चर्चा कर रहे थे। आईटी स्पेस से एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एक्सेलिया सॉल्यूशंस। पहले एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस नाम होता था इसका। 820 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 1900 के, स्टॉप लॉस रखना है 1790 रुपए का। एक लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर, जो आजकल फोकस में है, उसको कैटर करने वाली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 250 से ज्यादा एयरलाइंस को ये अपनी सर्विसेज देती है। 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और एयर कार्गो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 34%। बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है। एक जीरो डेट कंपनी, और दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, अच्छे नंबर स्पेस के दिसंबर तिमाही में। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 21-22 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता अच्छा लगता है। तो खरीदारी करनी है एक्सेलिया सॉल्यूशन फॉर अ टारगेट ऑफ 1900, स्टॉप लॉस ऑफ 1790। 1790 के स्टॉप से 1900 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सेठी साहब आप बने रहें, जमे रहें, डटे रहें, क्योंकि थोड़ी सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। एक स्प्रेड जल्दी से आशु सर देना चाहते हैं, पहले उनके लिए बिल्कुल। जी बताएं सर। अनिल जी, अभी आप जब निफ्टी की बात कर रहे थे, जय की और नितिन की, तो अनिल जी ये बिल्कुल लेके बीच का काम मैं कर रहा हूँ। और जो मैंने पहले भी बोला था कि एक स्प्रेड है अनिल जी, क्योंकि जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ज्यादा मूड माहौल है, इसमें एक बाउंस बैक जरूर आता है, तो मैं उस बाउंस बैक को प्ले करूंगा। लेकिन मैं पूरा वनीला कॉल भी नहीं ले सकता, पुट भी नहीं ले सकता अनिल जी, क्योंकि जो रॉन्ग जब जाओगे ना तो पूरा डिके बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो बहुत डेंजरस लगता है मेरे को, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे अनिल जी, मतलब अगर मैं डेटा पढ़ के कुछ करता हूँ, ये मार्केट तो इतना बड़ा वॉल्यूम है कि हर 15 मिनट में डेटा चेंज हो जाता है। तो कोई मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी व्यूअर के लिए अनिल जी वीडियो गेम खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एकदम वो ले या एकदम बेचे या एकदम बेचे ले। तो अनिल जी 21,700 की एक कॉल लेनी है और 21,900 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 20-21 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, 21,700 की, अभी जय ने 650 की ली थी, मैं 700 की एक कॉल ले रहा हूँ, लेकिन उसके साथ 900 की बेच रहा हूँ। अनिल जी मैं ये पोजिशनल 3 दिन के लिए कर रहा हूँ। सेफ कहां तक हूँ? 22,100 तक। नीचे अगर बैंक निफ्टी, जो कि अनिल जी मुझे अभी भी कैविएट फिर भी बोल रहा हूँ, अभी भी खराब लगती है बैंक निफ्टी के, यहां से भी और नीचे जा सकती है, वो निफ्टी को भी खराब कर सकती है। पर अनिल जी होता क्या कि अगर ज्यादा चीजें खराब हो जाए तो जो अच्छी चीज है ना वो भी खराब होने लग जाती है, क्योंकि या वो
कभी आदमी फ्रस्ट्रेशन में काटता है कि नहीं यार प्रॉफिट आ रहा है इसको भी काट, या लॉस से काट देता है, या फिर वो कभी मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो जो लॉस होता है वो भी कटता है या दूसरा भी चीज कट जाती है। तो अनिल जी इसलिए आज आप देखेंगे कि यार बहुत अच्छे खराब वाले या जो पीएसयू ही नहीं है बाकी कुछ अच्छे स्टॉक्स भी है, इनकी तो कोई गलती नहीं थी वो भी घट जाता है। तो अनिल जी जब घटने पे आते हैं तो सब घटते हैं, ऐसे चलने वक्त भी यही हुआ था। तो अनिल जी जो मुझे लगता है अगर बाउंस बैक आया तो इंडेक्स में ही आएगा और निफ्टी में ही, जैसे आपने 3 सेक्टर्स की बात की, या कोई चौथा भी वापस आ सकता है, बीच में से रिवर्सल आ सकता है। तो 21,700 की एक कॉल लेके 21,900 की दो बेचेंगे। कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपए, नीचे में वर्स्ट केस में 20 रुपए जाएंगे, 22,100 तक आप सेफ है। 3 ट्रेडिंग सेशंस का ये सौदा है। और अनिल जी इंसिडेंटली मेरे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, सेठी जी है और आपको भी लाइव मैंने जो उस दिन हेंस प्रूव्ड जैसे कहते हैं, मतलब जो इक्वेशन जब क्लियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हेंस प्रूव्ड आता है। तो अनिल जी उस दिन सेठी जी का आशीर्वाद देख लीजिए। और मैंने एचडीएफसी के लिए कहा था क्यों चाहिए, तो अनिल जी 1400 टूट गया है, 1350 इनसाइट है, तो इट हैज वर्कड वेल फॉर मी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर स्प्रेड। आशु जी की तरफ से 21,700 की एक कॉल खरीदी, 21,900 की 2 कॉल बेचकर चलिए। इस बीच एनएचपीसी के नतीजे आ रहे हैं और एसजेवीएन ऑलरेडी हम देख रहे हैं नतीजों के बाद आज लोअर सर्किट पर है 20% के। एनएचपीसी भी 10% ऑलरेडी नीचे है आज की गिरावट में। मुनाफा घटा है 672 करोड़ से घटकर 491 करोड़ का इनका मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो कमजोर प्रदर्शन हमने एसजेवीएन का देखा था, कमजोर प्रदर्शन हम एनएचपीसी का भी देख रहे हैं। आय 2583 करोड़ से घटकर 2056 करोड़ की आती हुई दिख रही है। जी बेहद खराब नंबर्स आए हैं, जितने खराब एसजेवीएन के थे उतने ही खराब आपके लिए एनएचपीसी के भी नंबर्स आते हैं। इनफैक्ट आई थिंक टैड वर्स ही आपको एनएचपीसी के नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो काफी खराब नंबर्स हैं और स्टॉक भी आज पीएसयूज के लिए खराब देने, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए खराब देने, पावर के लिए खराब देने, और ये तीनों कैटेगरीज में फिट होता है और नतीजे भी इसके खराब ही हैं। तो उसका इंपैक्ट भी आप इसके आते दिखते हैं। 672 का मुनाफा 491 हो गया, बट मोर इम्पोर्टेंटली रेवेन्यू लेड डी ग्रोथ इनकी आ रही है। आय में भी करीब 500 करोड़ की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एग्जीक्यूशन इश्यूज सारे सरकारी कंपनियों में आपको नजर आएंगे, वो एनएचपीसी में भी दिखा है, अभी आपको एचएएल में भी दिखा है, ये साफ दिख रहे हैं। भारत फोर्ज का स्टॉक भी आप देखिए 10% के लोअर सर्किट पर थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। नतीजों के बाद आगे जिस तरह से एग्जीक्यूशन इश्यूज उन्होंने भी बताए, एक के बाद एक स्टॉक जहाँ पर इस तरह के इश्यूज दिख रहे हैं वो स्टॉक काफी तेजी से कमजोर होते दिख रहे हैं। 11% नीचे आपको 58% अनिल जी एबिटा गिरा है। 1706 करोड़ का एबिटा आपका 721 करोड़ एनएचपीसी बहुत ही कमजोर। और मार्जिन देखिए सर, 66% के मार्जिन 35% हो गए, आधे हो गए आपके मार्जिन। तो नेचुरली फिर ये रिएक्शन भी बनता है जिस तरह का आ रहा है, बिल्कुल बनता है। बेहद कमजोर नतीजे यहाँ पर एनएचपीसी के आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक पर मार पड़ती हुई दिख रही है। 15% हो गया, बात कर रहे थे 10% से शुरू हुआ था, अभी 15% बहुत ही ढीले नंबर है। आइए सेठी साहब की तरफ से दूसरी पिक है तैयार एसएलए सॉल्यूशन के बाद। सेठी साहब बनाएं। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है। पहले स्टॉक के अभी करंट प्राइस चल रहा है 1155 के, शॉर्ट टर्म टारगेट है 1200 का, स्टॉप लॉस रखना है 1135 रुपए का। और ये कंपनी के जॉइंट वेंचर है 2 कंपनियों के साथ, एक कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और दूसरा यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके, जो इनके नाम में भी दिखता है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। और एक हाई ग्रोथ सेक्टर्स को कैटर करती है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक जीरो डेट कंपनी है। और एफआईज बीआईज भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन, एलएनटी वगैरह इसमें स्टेक ऑन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, खरीदारी करनी चाहिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल में फॉर अ टारगेट ऑफ 1200, स्टॉप लॉस ऑफ 1135। कार्बोरंडम और असीलिया सॉल्यूशन, ये हैं 2 कॉल्स सेठी साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रेटजी। सर जो परेशानी है वो हमारे बाजार में परेशानी दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ा गिरावट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सुस्त दिख रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स लग रहे हैं, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं दिखेगी। यूरोप में भी कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं है, एकदम फ्लैट कारोबार है, माइल्ड पॉजिटिव है। कच्चा तेल आपका 0.5% नीचे है, कोई परेशानी नहीं है। डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, रुपया आपका फ्लैट है। तो जो हो रहा है हमारी स्क्रीन पर हो रहा है, बाकी दुनिया में तो सब ठीक ठाक है। सर बताएं। कमेंट अच्छी, कहीं कोई परेशानी नहीं है, जबकि सारी परेशानी इसी स्क्रीन पर है। लेकिन परेशानी है मिड कैप्स में, परेशानी है स्मॉल कैप्स में जी। 500 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स, 900 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स। पिछली बार इतनी बड़ी कट देखी नहीं थी और बैंक निफ्टी भी 800 पॉइंट घटता हुआ दिखा। तो दीप, अब मैं पहले कहाँ से शुरू करूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कहाँ से शुरू करें? निफ्टी से ही करते हैं सर।
तो आज के लोज मेरे ख्याल से आसानी से नहीं टूटने चाहिए। 21,575 के आसपास के लो हैं, तो मुझे लगता है कि ये बाइंग रेंज में आप पहुंच रहे हैं। हमेशा ऐसा रहेगा, बाइंग रेंज में जाने पर आपको लगेगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। मुझे लगता है 21,450 से ऊपर 21,450, 21,550 काइंड ऑफ रेंज समझ लीजिए, 21,575 समझ लीजिए, जहाँ से आप घूमें। ये धीमे धीमे हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट पोजीशन बनाने कवर करने का वक्त है। क्लियर है? क्लियर है। पॉइंट नंबर 1। ऊपर की तरफ वही आप 21,800 के आसपास पहुंचेंगे, 21,800, 21,900, 950 तक वहाँ पर सप्लाई जोन है। तो आज आपने ऊपर का रेंज भी छुआ है और ऑलमोस्ट ऊपर का रेंज ऑलमोस्ट छुआ है, क्योंकि 831 से गए। नीचे का रेंज 550 से शुरू होता है, 575, 25-25 पॉइंट से आपने दोनों रेंज को टेस्ट किया एक तरह से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदना चाहता हूँ, मेरी खरीदने का भी है, लेकिन कब? 44,500, 425, 44,525, यही 100 पॉइंट में लूंगा बस, और कहीं नहीं। 44,425, 44,525। आज का लो है 44,633। तो अगर यहाँ से 300 पॉइंट और घटता है बैंक निफ्टी आज कल में जब भी, तो मेरे लिए, और क्यों खरीदूंगा? क्योंकि दीप ये है मेरे लिए जनवरी महीने का लो। 25 जनवरी को हमने 44,429 का लो बनाया था इंट्राडे बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे 44,866 का क्लोज था, जो हमने 2 दिन पहले वापस बनाया था। 45,12 का लो बनाया था और 44,860 का लो बनाया था। सो मुझे लगता है कि अब आप बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट रेंज में एंटर हो चुके हैं। अच्छा। और ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी की दिख रही है। 800 पॉइंट घटना, 625 बढ़ना, वापस 800 घटना, ये बेस फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है। सो मैं 44,500 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी खरीदने की राय दूंगा। कॉन्ट्रा कॉल है मेरा, बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल है। गॉट इट। बोल्ड बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100, 150, 200 पॉइंट के रिस्क के साथ एक चांस वहाँ पर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप 44,400, 44,500 में एंटर कर रहे हैं, 100-200 पॉइंट की रिस्क ले लीजिए, कोई पुट वुट ले लीजिए, सॉरी कॉल वॉल ले लीजिए, खरीदारी कीजिए वहाँ पे। ठीक है। वहाँ शॉर्ट भी काटिए, होगा एक बार स्टॉप लॉस लगेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर में डबल टॉप बना सकता है तो नीचे डबल बॉटम भी बना सकता है। हो सकता है। रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के निचले सिरे पे हमेशा डर लगेगा। रेंज के ऊपर सिरे पे ऐसा सीना तान के कॉन्फिडेंट होकर चलेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा। इधर भी मार पड़ेगी, उधर भी पड़ेगी। तो ऊपर में सुबह भी अपनी बात हुई, गैप से 100 पॉइंट तो देना लेना नहीं है। बिल्कुल। सेम सिचुएशन पे ऊपर में रहा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 को होल्ड कर पाते हैं तो आप उतने बुरे नहीं, जितने हैं उतने ही हैं, नए बुरे से ज़्यादा नहीं। तो क्लोजिंग मुझे 45,000 के ऊपर की चाहिए, बस उतना काफ़ी है। और इधर निफ्टी में 21,625 जहाँ पे है, ये यहाँ क्लोज कर दें, 700 कर दें तो मैं आपका बहुत ही हृदय से आभारी रहूँगा। अगर और खराब ना हो। हाँ, और खराब ना हो। बस 45,000, 21,700 तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 21,700 हो जाए तो कहने 21,700 में दीप क्या होगा? 21,700 में मामला ऐसा है कि इस हफ्ते उसके नीचे होने पर इस महीने की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिलेगी फरवरी की आपको, जो मुझे नहीं चाहिए। 21,700 के नीचे की क्लोजिंग नीचे। बाकी रहा सवाल डेटा का, ज्ञान तो दे रहा, डेटा बताइए नहीं। बताइए। 21,700 मेक और ब्रेक लेवल है ऊपर की तरफ। 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 21,700 के कॉल्स पर है, 43 लाख शेयरों का पुट पर है। 700-725 रुकावट का काम करेगा, वहाँ पर आता है आखिरी 1 घंटे में, तो थैंक यू कर दीजिएगा, कम कर लीजिए पोजीशन। 45,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 45,000 के पुट पर 20 लाख शेयर है, 35 लाख शेयर कॉल्स में, 45,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लें। थैंक यू वेरी मच। बस ये 2 ही डेटा आपके काम के। गॉट इट सर। चलिए, ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और अंजी की स्ट्रैटेजी। आइए, MSCI इंडेक्स, इसमें होने जा रहे हैं बदलाव। क्या हो सकते हैं बदलाव, कहाँ पर आएगा इनफ्लो, कहाँ से निकलेंगे पैसे, समझते हैं नूपुर के साथ। नूपुर बताएं। बिल्कुल, MSCI फरवरी का जो रिव्यू, उसकी डेटा जो उसका जो अनाउंसमेंट है वो कल रात को आते हुए दिखेगा। एडजस्टमेंट डेट बता देती हूँ, 29 फरवरी के दिन है। इस बार माना जा रहा है कि 80 से 100 करोड़ डॉलर तक का इनफ्लो इंडिया देख सकता है। करीबन 6,650 करोड़ से लेके 8,300 करोड़ तक का इनफ्लो यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे कि MSCI के बदलाव की वजह से आते हुए दिखेगा। इस बार PSU जो है वो दमदार दावेदार बनते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो इंक्लूजन की लिस्ट में आपको दिखेंगे वो PSU के से ही आते नजर आएंगे। फिलहाल इंडिया का MSCI जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें करीबन 17.8% की होल्डिंग है, वो इस रिजिम के बाद 18.5% पहुंच जाएगा। पॉसिबल इंक्लूजन बता देती हूँ, जहाँ पे NMDC करीबन 1540 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे आ सकता है। PNB में 1500 करोड़ का, BHEL 1300 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1100 करोड़, NHPC 1800 करोड़ और जिंदाल स्टेनलेस भी बात देखें तो करीबन 1250 करोड़। तो मोस्ट ऑफ द जो नेम्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो PSU के ही है। NMDC, PNB, BHEL, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, NHPC और जिंदाल स्टेनलेस, ये स्टॉक्स है जो यहाँ पे ले सकते हैं एंट्री। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें
तो 30 नए ऐसे स्टॉक्स होंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए नजर आ सकते हैं और सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स से बाहर होते हुए आपको दिखेंगे। इसके अलावा मई में फिर से एक बार एमएससीआई का रिव्यू होगा, उसके पॉसिबल कैंडिडेट्स जिसमें कैनरा बैंक 100% सेफ नाम हो चुका है, ये तो आता हुआ दिखेगा ही आपको मई के रिव्यू में। इसके अलावा एल्केम लैब्स, बॉश, जीएमआर एयरपोर्ट्स, सोलार इंडस्ट्रीज, इंडस टावर और मैनकाइंड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो नज़र रखनी है एनएमडीसी, पीएनबी, बीएचईएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनएचपीसी और जिंदाल स्टेनलेस, ये इस बार अंदर आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एमएससीआई रिलेटेड बदलाव जो आते हुए दिखेंगे। मीनवाइल नुपुर आप बिजी हो जाइए क्योंकि औरोबिंदो के नंबर्स आ चुके हैं, वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। औरोबिंदो फर्स्ट कट देखते हैं नंबर्स इसके कैसे। औरोबिंदो के आई थिंक नंबर्स आ चुके हैं, कुछ खबरें आ रही हैं। औरोबिंदो तो आ चुके रिजल्ट आ गए। आज सुबह ही बात हो रही थी इसलिए ध्यान से निकल गया। एक कुछ खबर आई मंजूरी है। मिली है। अरे वाह, वेरी गुड। वो $6.7 बिलियन का बड़ी दिख रही है, जा रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नूपुर मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए दवा होती है। $6.7 करोड़ पर ईयर का कारोबार यूएस में आता है, तो अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी है औरोबिंदो के लिए जो ये बनती हुई दिख रही है इस समय। करीब 500-600 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बनती है। डेफ्लाजा कोट के ये टैबलेट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, मांसपेशियों की जुड़ी दवा है ये। 2% ऊपर भी औरोबिंदो इस समय ट्रेड में आपको दिख रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं बंसल जी, जरा देखें। औरोबिंदो 2% ऊपर, आज वैसे भी फार्मा होल्ड आउट कर रहा है और औरोबिंदो के लिए अच्छी खबर आई है। दीपांशु होल्ड कर रहा है, खबर भी अच्छी है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। 1010 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और यहाँ दीपांशु मोमेंटम देखने को मिलेगा जब एक बार डिसाइसिवली 1040 के लेवल्स टूटेंगे तब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 1040 के ऊपर एग्रेसिव खरीदारी की राय है और जिनके पास है बने रहें एज ऑफ नाउ। बने रहे जिनके पास है। और औरोबिंदो स्टॉक मजबूती का आज पूरे दिन भर मजबूत ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस दवा का कितना बड़ा मार्केट है और इस दवा से कितना बड़ा फायदा होता है, नूपुर के पास ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन तैयार है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, बड़ा मार्केट है और सुबह ही मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लियरली बोला है कि उनकी जो पाइपलाइन है वो हाई मार्जिन बिजनेस वाली है। तो ये जो दवा अप्रूव हुई है और इसके अलावा जो 5-6 प्रोडक्ट और अप्रूव होने वाले आने वाले क्वार्टर्स में, उनका जो मार्जिन होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू अभी जो कंपनी मार्जिन कर रही है उससे, जिसकी वजह से वो मार्जिन को लेके पॉजिटिव है। तो ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कि हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स अब अप्रूवल की तरफ आ रहे हैं। 26% के आसपास के मार्जिन की बात की जा रही है इस दवा का, और जबकि इस बार 21% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया है। सस्टेनेबल कंपनी ने कहा है 20% तो करके ही तो उसमें 20% के मार्जिन में ये 26% के मार्जिन वाली दवा है, तो ये हाई मार्जिन दवा है। तो ये जो आज स्ट्रॉन्ग कॉन कॉल जो दिया था, उस कॉन कॉल का इम्पैक्ट भी मतलब पहली बार रिएक्ट कर रहा है सर, एक्चुअली करेंगे। मार्जिन अक्रेटिव फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्फिडेंट कॉन कॉल दिखाया औरोबिंदो का सच में। बात करते करते अप्रूवल भी आ गई, नहीं तो कहते नहीं तो कभी कुछ अच्छा नहीं आता इनका, मतलब वो भरोसा करना आपका मुश्किल होता है। लेकिन इस बार का जो कॉन कॉल दिया, अगर मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर ये 1-2 क्वार्टर औरोबिंदो ने अगर उस तरह से काम कर दिया ना, तो इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि जो मतलब कॉन कॉल थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। ये है आपके लिए एक्शन वाला। ओके, तो रखिए नजर, औरोबिंदो यहाँ पर खबर का एक्शन आ रहा है। आइए बिगुल एक सचिव जी के लिए BTSTT। सचिव जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर 2 कॉल्स है, दोनों ऑन द शॉर्ट साइड है। पहला कॉल होगा RBL बैंक पे बिकवाली करने का। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन आज के सेशन में कंफर्म हुआ है, एंड जिस तरीके से डेटा यहाँ पर पोजीशनड है, मुझे लग रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की एक चाल बन सकती है, जो लगभग अराउंड 228 के आसपास प्लेस्ड है। सो पोजिशनल कॉल होगा ये। स्टॉप लॉस आपको 255 के आसपास प्लेस करना है एंड 248-249 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं RBL बैंक में। जो सेकेंड ट्रेड है वो भी ऑन द शॉर्ट साइड है, जुबिलेंट फूड्स में। काफी समय से हम यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ट्रेंड कर रहे हैं एंड ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 4 दिनों का, वो कंसोलिडेशन ज्यादा हेल्दी नहीं है। इवेंचुअली जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट यही इंडिकेट करे कि 458-460 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड्स में भी 486 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए।
458 के टारगेट के लिए। ओके, तो 458 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड को बेचना है, ये आपके लिए राय आ रही है सचिन जी की तरफ से। 228 के टारगेट के लिए बेचना है आपको आरबीएल बैंक, ये आपके लिए राय आ रही है। तो दो बैक टू बैक कॉल्स, सेल कॉल्स सचिन जी की तरफ से इस समय आती हुई दिख रही हैं। प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है। प्रेशर कुछ और स्टॉक्स में भी बढ़ रहा है। भारत फोर्ज, इसके नतीजे आए थे करीब 1 घंटे पहले। 11.5% का कट है। पहले एक 10% का लोअर सर्किट लग चुका है सर्किट खुलने के बाद, और इसमें प्रेशर आते हुए दिख रहा है। नंबर्स तो थोड़े सुस्त जरूर थे, बट नंबर से ज्यादा तो आगे की गाइडेंस है, आगे का आउटलुक है, उस पर बाजार थोड़ा और शार्पली रिएक्ट कर रहा है। तो क्यों इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, जरा नुपुर से ये भी समझा जाए। नुपुर बताइए क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, बहुत ही वीक कमेंट्री कह सकते हो आपकी। Q4 और FY25 दोनों के लिए कंपनी ने कहा है कि जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल मॉडरेट होगी, बिल्कुल सुस्त ग्रोथ यहाँ पे रह सकती है। नतीजों की बात करें तो मिले जुले ही रहे थे नतीजे। कंपनी की आय और मुनाफा अनुमान से कम था, हालांकि मार्जिन 17% के अनुमान के अगेंस्ट 18% आते हुए दिखे थे, लेकिन कमजोरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको दिखेगी। शिपमेंट का जो टनेज है उसमें देखें तो आपको करीबन 4.5% की गिरावट दिख रही है। एक्सपोर्ट्स में भी 6% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। इस बेसिस पे कंपनी ने क्लियरली कह दिया है कि Q4 में भी जो ग्रोथ होगी वो सुस्त होगी, और FY25 में भी जो ग्रोथ होगी वो भी कमजोर रहने की संभावना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजार दोनों में ही ग्रोथ जो है वो मॉडरेट होने की संभावना है, और एल्यूमिनियम और स्टील कारोबार का जो मुनाफा है वो ऑप्टिमाइज होने में करीबन 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। तो प्रॉफिट का भी जो फुल यूटिलाइजेशन है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसके बाद जो मुनाफा आएगा उससे भी अभी 12 से 18 महीने लग सकते हैं। यूएस प्लांट में अभी भी ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट बाकी है, और यूरोप सीवी कारोबार की भी बात करें तो वहाँ पे रिकवरी फिलहाल सुस्त नजर आ रही है। तो सिर्फ Q4 के लिए नहीं, कंपनी ने FY25 के लिए भी बहुत ही मॉडरेट गाइडेंस दिया है, बहुत ही कमज़ोर गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से आप कट देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, जहां पर आपको एक कट आते हुए दिख रहा है। गाइडेंस काफी कमजोर है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, आज वैसे भी बाजार के थोड़े करेक्शन का मूड है मिड और स्मॉल कैप में स्पेशली, बट इतना बड़ा कट इस गाइडेंस के बाद जस्टिफाइड है सर? क्या लगता है इन लेवल्स पे? लेकिन पांशु, सबसे बड़ी चीज है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस कट की होती तो बाजार ने इतना खराब तरीके से रिएक्ट नहीं किया होता, बट इन्होंने पूरे साल, आने वाले पूरे साल का गाइडेंस कट किया है, जो मुझे मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर देखें डोमेस्टिक बाजार में जो ऑर्डर बुक होने चाहिए थे, डिफेंस से जो इनको ऑर्डर आने चाहिए थे, जो उम्मीद कर रही थी कंपनी, उस फ्लो में ऑर्डर्स नहीं आए हैं इनके पास। ऑल्दो दूसरी सरकारी डिफेंस कंपनियों के पास जीएसटी डिफेंस काउंसिल से अच्छे खासे ऑर्डर आए हैं, बट भारत फोर्ज के पास उतनी एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि मार्केट ने रिएक्ट तो सही किया है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो अभी वेट एंड वॉच करें, लेट द डस्ट सेटल, उसके बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे, बट अभी वेट एंड वॉच रहेगा। थोड़ा और सेटल करेंगे तो फिर सिद्धार्थ जी की तरफ से भी कुछ टारगेट रिविजन आ सकते हैं, बट फिलहाल कट तो काफी डीप है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है। एक बार वागले साहब से चार्ट पर भी राय लेना चाहूंगा। वागले साहब, 11.5% का तो कट ऑलरेडी हो चुका है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है, और कितना लो जा सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट कहां देखते हैं सर इसके लिए? दीपांशु, 1200 इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो उसके नीचे कंक्लूसिवली ट्रेड कर रहा है, 12% नीचे है। ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, आपको बेचना भी होगा तो अच्छे खासे बाउंस बैक के लिए वेट करना होगा, लेकिन यहाँ से मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है, सीधा 1100 ही है। तो अगर नीचे जाना है तो सपोर्ट ढूंढना है तो 1100 के आसपास ही देखना पड़ेगा, उसके पहले कोई लेवल नहीं है। 1100 सीधा आता है, उससे पहले कोई लेवल ही नहीं है, तो ये आपके लिए बड़ा कट आ रहा है जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है। परेशानी वाली बात तो इसके लिए प्ले आउट हो ही रही है इस समय। फार्मा आईटी होल्ड आउट कर रहे हैं, बट इस बीच एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपको अच्छी मूव दिखा रहा है, एस्ट्रल। 5% ऊपर एस्ट्रल का काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक अच्छी मूव आ रही है। बाकी स्पेस में कुछ बड़ा एक्शन नहीं बना हुआ है, बट एस्ट्रल आपके लिए एक अच्छा काउंटर इस समय बना हुआ है। जरा एक बार कुणाल जी से एस्ट्रल के चार्ट पर राय लेते हैं। कुणाल जी, होल्ड आउट कर रहा है, डेज हाई पर है, 100 रुपए ऊपर, 5% की मूव सर। देखिए, काफी समय से स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। दीपांशु, स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, और ये दायरा लगभग 1800 से 2050 का 10-15% का दायरा है, जिसमें काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है, रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ समय दें इसको, और ये स्टॉक अगर 2050 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें नया मोमेंटम बनेगा, तब इस पर खरीदारी की राय होगी। जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय।
ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल पर राय, और अब राय आ रही है एक स्टॉक पर जिसका जजमेंट देंगे कौन? बंसल जी। बंसल जी, और उनके जजमेंट पे ऑब्जेक्शन लेंगे आशु जी। आशु जी और बंसल जी, क्या आप दोनों तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं। बुल वर्सेस बेयर। और अनिल जी, आई एम रेडी अनिल जी। ओके, आशु जी भी तैयार है, बंसल जी भी तैयार है। बंसल जी, आवाज में दम नहीं लग रहा आपके? आई एम रेडी टाइप ऐसा हल्के से एकदम। आशु जी से डर लग रहा है या मुझसे डर लग रहा है? अनिल जी 2 बार अनिल जी बोला है मैंने अनिल जी बोला, अनिल जी आई एम रेडी अनिल जी 2 बार अनिल जी बोला है। ओके, इससे मतलब ज्यादा क्या दम लगेगा अनिल जी? ट्विटर पे भी सब लग जाएंगे। आशु जी तो एक बार भी अनिल जी करके नहीं बोला, मतलब कि मैंने नहीं सुना कि ही इज रेडी। ओके, 2-3 बार वो भी नाम लें ताकि साथ में ट्रोलिंग हो। हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बीच बचाओ मैं करूंगा अनिल जी, इन दोनों जजों में तो टकराव हो जाएगा। हाँ। तो अनिल जी मुझे भी बीच में मध्यस्थता करनी पड़ेगी अनिल जी। तो जूरी बनाइए अनिल जी, 3 जजों का बेंच बनाइए अनिल जी। ओके, आप तीनों जज बेंच पर खड़े हो जाएं। और अब हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, बुल वर्सेस बेयर, जिसमें 2 लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका इनके प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपने आप को एक्सपर्ट मानते हुए बुल वर्सेस बेयर कर रहे हैं। आइए चलते हैं आशीष और नूपुर के पास, और स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ब्रूवरीज। आशीष, शुरुआत आप कीजिए। सर, तेजी के तर्कों के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट खुद बुलिश है, मान रहे कि पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। हाई सिंगल डिजिट का फोरकास्ट है और अब तक का भी ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल गलत कहा आपने, मैनेजमेंट तो कहता ही रहता है परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। ये मार्जिन्स देख लीजिए, सिर्फ 8% के मार्जिन्स आए, 11% का अनुमान था पहली बात तो, और कंपनी ने पास्ट में प्री कोविड लेवल पे देखेंगे तो 14 से 15% के मार्जिन्स आते हुए दिखे। तो मार्जिन्स कभी नहीं सुधर रहे, पता नहीं कब सुधरेंगे, और आने वाले 1-2 क्वार्टर में जो रॉ मटेरियल के प्राइस है वो भी घटते हुए तो फिलहाल नहीं नजर आ रहे। लेकिन मार्केट शेयर कंपनी का बहुत तगड़ा है, जिस प्रेजेंस की मैं बात कर रहा था। भारत में जितनी बियर बिकती है इसका 50% ये टोटल बियर बेचते हैं। 50% का इंडिया जैसे बड़े मार्केट में मार्केट शेयर होना अपने आप में काफी अच्छा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब मैनेजमेंट ग्रोथ की बात कर रहा है, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो घटते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स जो स्टेट के जो टैक्स होते हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जब भी बजट आता है तो चाहे वो कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का और बाकी के स्टेट्स हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बियर पे जो टैक्स लगता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो रियलाइजेशन है उसकी एक लिमिट सेट हो जाती है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन की ग्रोथ कमज़ोर आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। तो मार्जिन्स का प्रॉब्लम है तो टॉप लाइन कहाँ से सुधरेगी, रियलाइजेशन अगर नहीं सुधरे तो दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ मुझे नहीं पता थी लेकिन आपने बता दिया, इलेक्शन से पहले लेकर स्टॉक्स में तेजी आती है, डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं अपनी तरफ से। और जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, देखिए साउथ में 10% की ग्रोथ है, ईस्ट में 9% और 22% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अन्य रीजन्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मार्केट शेयर इतना अच्छा है। अगर आपको बियर की मार्केट को प्ले करना है तो यूबीएल से बेहतर कौन सा स्टॉक होगा? लेकिन आपने बाकी के जो रीजन है वो तो बताया ही नहीं। दिल्ली में देखें तो 1% की गिरावट है, हरियाणा में देख लीजिए वहां पर भी आपको वाई बेसिस पे गिरावट नजर आएगी। और कर्नाटका बड़ा मार्केट है, कर्नाटका में सप्लाई की दिक्कत है और वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। पिछले 1 साल से इतनी दिक्कत है कि वहां पे तो प्राइस हाइक लेना कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है। हाँ, लेकिन दूसरे प्लेयर्स भी एंटर नहीं कर पा रहे इन मार्केट्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्हीं सभी तर्कों से सहमत है मेरे से जेपी मॉर्गन और 1950 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और सिटी का सिर्फ 1600 रुपए का लक्ष्य। और बाकी प्लेयर्स की आपने बात की तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स एंट्री नहीं ले रहे, नाम बताऊंगी तो पता चलेगा। लेकिन काफी सारे दूसरे प्लेयर्स है अनलिस्टेड में भी जो यहाँ पे अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। ओके, तो नूपुर की प्रॉब्लम है कि लोग बियर कम पी रहे हैं, नूपुर ये प्रॉब्लम है। ओके, चलिए बढ़िया है। जरा 3 सदस्यों की बेंच जो हमने बनाई है उनके पास चलते हैं। बेंच के 3 सम्मानीय सदस्य, कुणाल जी नहीं, सम्मानीय सदस्य तो 2 ही हैं, आशु जी और कुणाल बंसल जी। कुणाल जी उसके अंदर अपना सम्मानजनक स्थान खुद ही ढूंढते हुए। जी बंसल जी, शुरुआत आप कीजिए। देखिए अनिल जी, नूपुर की समस्या का समाधान कह देता हूं। जो उन्होंने बोला कि दिल्ली, चंडीगढ़ में, हरियाणा में मतलब कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो
दिल्ली और हरियाणा नहीं अनिल जी, एंटायर नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगा। इतनी सर्दी में अनिल जी बियर कौन पिएगा, कोई समझदार व्यक्ति नहीं पिएगा, तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। एंड मार्केट मतलब कि फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। समर्स अनिल जी जल्दी आने वाली हैं, तो वो जो नुपुर की समस्या अनिल जी वो जल्दी मतलब कि पूरी मतलब कि उसका हल मिल जाएगा। और प्लस अनिल जी मैं भी जेपी मॉर्गन के साथ जाऊंगा। ये जिस तरीके से नतीजों के बाद करेक्शन आ रही है, किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो डिलीवरी में बाय करे, कोई सिप करना चाहता है तो सिप भी करना चाहिए। क्या बढ़िया मल्टीनेशनल काउंटर है। सिप क्या करना है? एक मिनट बी क्लियर, सिप क्या करना है? एमएनसी काउंटर अनिल जी खरीदारी की राय है। अरे बंसल जी बच्चे भी देख रहे हैं, राय क्लियर एकदम बराबर से दो। सिप क्या करना है? सिर्फ अनिल जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, ऐसा बोलो ना, हाँ ढंग से बताओ। ऐसा है कि शेयर खरीदने में सिप करना है। गलत गलत सलाह दे रहे हो जी। जी आशु सर जी। अनिल जी इस स्टॉक में मैं भावनाओं में आशीष के साथ हूँ और भाव पे नुपुर के साथ हूँ। जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था अनिल जी थोड़ा सा परफॉर्मिंग रहा है, क्योंकि मैं किसी टाइम पे पूरे सेक्टर पे बहुत बुलिश था जिस तरह की कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ रहे हैं। बट आई थिंक जो पर्टिकुलरली अनिल जी बियर की बात हो रही थी ना, बियर के आजकल मतलब राकेश जी ज्यादा बता पाएंगे। ये जो बियर का कॉन्सेप्ट है अनिल जी, इसमें ना बहुत सारी इंटरनेशनल बियर्स भी आ गए हैं, और वो जो ब्रूवरीज अनिल जी बहुत सारे अच्छे, ये आजकल जो पब्स हैं मतलब पर्टिकुलरली गुड़गांव में उन्होंने अनिल जी वो पर्सनल ब्रूवरीज लगा रखी है। फ्रेश बियर भी मतलब उस तरह से बन के आ रही है, तो वो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पेस बन रहा है। तो शायद उसकी वजह से, और जो दूसरा रीजन है मार्जिन की वजह से, जिस तरह से अनिल जी भाव बढ़ना चाहिए ना, भाव में मजा नहीं आया और मजा आता नहीं है इसके अंदर। बट अदरवाइज अनिल जी एज ए सेक्टर आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश के इसमें अनिल जी कोई मतलब खुशी हो या गम हो, इलेक्शन हो नो इलेक्शन हो, कभी आईपीएल होगा, कभी वर्ल्ड कप होगा, कभी कुछ होगा, तो अनिल जी इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। बट वो विंटर्स वाला एक वो है, और हमारे अनिल जी कंट्री में विंटर्स बहुत थोड़ी सी नॉर्थ में होती है, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बट अदरवाइज अनिल जी कोई कंजम्पशन में कोई डाउट नहीं। अनिल जी सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट में, कि सेल्स होनी चाहिए। आज अनिल जी इंडिगो को कोई गालियां देता रहे, ट्रोलिंग होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे, यू लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इंडिगो। अनिल जी सिमिलर चीज मतलब इस सेक्टर के साथ भी है, बट वो पीवीआर के साथ ट्रू नहीं है अनिल जी। पीवीआर का एक ऑल्टरनेटिव बहुत मिल चुका है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, टी वगैरह सब कुछ है, और पीवीआर में अनिल जी वो बात नहीं है। बट वेदर इट इज इंडिगो और यूनाइटेड ब्रूवरीज और मैकडॉवेल, इनका अनिल जी कोई तोड़ शॉर्टकट नहीं है, तो ये चलते रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जी। अब ऐसे एक्सपर्ट्स इस पर फाइनल अपनी राय देंगे जिनका इनके प्रोडक्ट से कोई कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। पीते जरूर है लेकिन चाय। जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, डोमेन नॉलेज तो अनिल जी मेरा शून्य है, तो अनिल जी जो दोनों मेरे काबिल दोस्तों ने बताया अनिल जी उस शैली में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अनिल जी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये बात तय है। मुझे लगता है अनिल जी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें, और हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी है इसलिए ट्रेडिंग वगैरह भी है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक बाजार से बेहतर रिटर्न मिलने की ताकत दिखाई देती है चार्ट्स पर। तो मेरी राय में लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के बाय करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप कर सकते हैं खरीदारी यूनाइटेड ब्रूवरीज में। ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बहुत ही बढ़िया, कुणाल जी ने दोनों ही, न तो दोनों एनालिस्ट के बीच में झगड़ा होने दिया और न ही दोनों जजेस के बीच में झगड़ा होने दिया। और कुणाल जी को इस बात का अंदेशा पहले से था कि ऐसा हो सकता है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि 2 सदस्यों की बेंच न बनाकर 3 की बनाए ताकि फाइनल जजमेंट मेरा आ सके। वेरी गुड। आइए, इस बीच नतीजे आ चुके हैं BASF के। आय बढ़ी है, नंबर्स अच्छी दिख रहे हैं पहली नज़र में। 2860 करोड़ से आय बढ़कर 3000 करोड़ के पार निकलती दिखी है, और 10 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 140 करोड़ हुआ है। देखते हैं मुनाफे में कोई किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट वाला मामला है, होना तो चाहिए, क्योंकि इतना 14 गुना तो मुनाफा बढ़ना वैसे संभावना कम होती है। तो थोड़ी सी डिटेल में हम देखेंगे क्या कुछ एक्शन आपको दिख रहा है। अनिल जी आय का आंकड़ा अच्छा है, 2860 करोड़ से बढ़कर 3284 करोड़ की आई है। मुनाफा 10.5 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ आया। इसमें डेफिनेटली कुछ वन ऑफ एडजस्टमेंट्स होंगे, पर देखते हैं किस तरह के एडजस्टमेंट हैं। बट नॉनदलेस काफ़ी बड़ा एक्शन इसमें बनते हुए दिख रहा है, और ऑफ कोर्स नंबर्स भी अच्छे हैं इसलिए एक्शन है। आपने भारत फौज की बात करी अनिल जी, जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, कोविड के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल है भारत फौज में। कोविड रिकवरी के बाद एक बार स्टॉक गिरा था, 4 मई 2020 को इतनी बड़ी इंट्राडे फॉल आई थी भारत फौज की। उसके बाद आज आपके लिए आ रही, तो ऑलमोस्ट 4 साल, तो 3.5 साल से ज़्यादा की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल आ रही है। 15% भारत फौज जैसा स्टॉक रेयरली आप इतनी बड़ी गिरावट इस पर आते हुए देखते हैं, तो उसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट आपको आज आते हुए दिख रहा है।
बड़ा बड़ा कट भारत फोर्ज पर आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरह की इसकी वीकनेस अभी भी बढ़ रही है। तो देखते हैं अगर यहाँ से और फिसलता है कि नहीं। भारत फोर्ज इस पर कमजोरी बनी हुई है। टाटा पावर एक और स्टॉक जिसमें नतीजों के बाद एक रिएक्शन देख रहे हैं। आज हमने मैनेजमेंट से भी बात करी है, इन्होंने अपना केपेक्स टारगेट भी करीब 20% से घटाया है। थोड़ा बाजार उससे भी निराश हुआ है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेनी है टाटा पावर पर। सिद्धार्थ जी, करेक्शन के बाद टाटा पावर पर इस समय क्या रहा है? 7% नीचे है आज सर। देखिए दीपांशु, फंडामेंटली स्टॉक तो काफी मजबूत है और आज सुबह मैंने भी मैनेजमेंट को सुना था, काफी अच्छा इंटरव्यू था अनिल जी का टाटा पावर पे, और उनके जो प्लान्स है आने वाले टाइम में वो भी बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो ईवी स्पेस से बोले, सोलर की बात करें या नॉर्मल पावर जनरेशन की बात करें, बट थोड़ा सा रनअप हुआ है। तो इस सिचुएशन में गिरावट पे खरीदारी करें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं बट कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक के भाव अहेड ऑफ फंडामेंटल्स चले आते हैं। वही टाटा पावर में आज दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि अगर नीचे आता है तो गिरावट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको टाटा पावर पे। ये आपके लिए टाटा पावर, इस पर रखेंगे नजर। बड़ा कट आ रहा है। भारत फोर्ज 10% के सर्किट लगने के बाद अब अगले 5% वाला सर्किट भी लग चुका है, यानी कि 15% नीचे अब आपको भारत फोर्ज दिख रहा है। सर्किट फीचर्स लाइएगा इसके। 15% के सर्किट पर अब भारत फोर्ज आपको दिखेगा। 15 मिनट के लिए लॉक्ड इन है। इसके बाद देखते हैं जब सर्किट खुलेगा तो कैसा मूव इस पर आएगा। आज का दिन एक बहुत ही खराब दिन बन रहा है भारत फोर्ज के लिए। एमसीएक्स यहाँ पर भी बड़ा कट आया। सुबह हम जैन साहब से भी बात कर रहे थे। एक सचिन जी से एमसीएक्स के चार्ट पर राय लेनी है। सचिन जी, 8% का कट एक ही दिन में आ गया। रिसेंटली ऑफ कोर्स एक बड़ी रैली भी इसमें आई थी। एमसीएक्स के लिए अगली चाल कैसी रहेगी सर, और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है अब? दीपांशु, यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट हम ट्रैक कर रहे थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ है 3500 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली फर्दर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 3800 3880 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई सलाह नहीं होगी बाइंग की, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट या रेंज बाउंड होना चाहिए 3880 से लेके 3500 के रेंज में। 3880 3500 की रेंज में देखते हैं कैसे रहेगा। 3500 यानी कि सपोर्ट के पास ही इस समय आपको दिख रहा है। एमसीएक्स भी डीप कट इसमें है। एनएचपीसी अब 15% हो गया है, ज्वाइन कर रहा है। एसजेवीएन 20% के सर्किट पर है। एनएचपीसी ऑलमोस्ट उधर आ चुका है 15% के कट के साथ। बड़ी गिरावट इस पर भी आ रही है। बट स्ट्राइड्स, सुबह इसकी बात हुई थी, स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है और अच्छी मूव इसमें आ रही है। 8% ऊपर इस समय ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार स्ट्राइड्स का चार्ट देखें। अमानसा होल्डिंग्स ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है, उसका भी एक इस पर बेनिफिट आ रहा है। क्या कहती है सर इस समय स्ट्राइड्स की चार्ट? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 8% ऊपर। जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो अच्छा बना हुआ है, पिछले कई दिनों के हायर लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है और पिछले लास्ट 2-4 महीनों से स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। तो अभी भी लगता है कि यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का 740 750 ये एक हडल था जो कि आज ब्रेक हो रहा है। तो आज 750 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 800 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। भरोसा नहीं कि 750 के ऊपर क्लोजिंग होगी नहीं होगी। सुमित जी, अगर आप कहें तो अभी 3:10 पे मार्केट बंद करा दें। नहीं अनिल जी, वैसे जैसे मार्केट का ऐसा हाल है तो बंद तो करा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी अपने हाथ में नहीं है अनिल जी 3:10 को बंद कराना। हाँ, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में होता तो बात ही क्या थी। फिर तो क्या क्या नहीं कर डालते हैं। आइए, इस बीच सीमेक के नतीजे आ रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पेश होते हुए दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी और 5% का अपर सर्किट स्टॉक में दिख रहा है। 1195 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेहद शानदार दमदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर सीमेक के आते हुए दिख रहे हैं। मैं नंबर्स आपके सामने जल्दी से रख दूं। यहाँ पर मुनाफे में आई है कंपनी घाटे से निकलकर। 2.25 करोड़ का जो घाटा था, 56 करोड़ का मुनाफा आया है। बहुत बढ़िया आंकड़ा आपको नजर आएगा। सीमेक के नंबर्स में अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। सीमेक के आय का आंकड़ा भी हम रखेंगे आपके सामने। 101 करोड़ से बहुत ही बहुत बढ़िया सर। दुगुनी से ज्यादा आय, मुनाफा तो कई गुना। मुनाफा तो कई वाव घाटे के साथ मुनाफे में आई और जबरदस्त टर्न अराउंड परफॉर्मेंस देखी थी, इसलिए स्टॉक में भी एक्शन दिख रहा है। तो बाजार रिवॉर्ड भी कर रहा है। आई थिंक 5% का ही सर्किट है, इसलिए आप आज की मूव तो इसमें हो गई बिल्कुल। बट जो अच्छे नंबर से बाजार रिवॉर्ड भी कर रहा है सर। नंबर्स काफी बढ़िया कहे जाएंगे इस पे। सिद्धार्थ सेरानी साहब से पूछते हैं, उनकी रडार पे हैं कि ये सब ट्रैक करते हैं आप इसे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सीमेक को ट्रैक नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं,
चार्ट्स पे तो राय लेके मतलब नहीं, 5% के सर्किट पे ही चल रहा है, तो ये एक बढ़िया एक्शन वाला स्टॉक आपके लिए होता दिखा। सुमित के सुपरहिट बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 431 रुपए, 432 रुपए, 431, 432 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव है। आज भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आईजीएल में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 421 रुपए ये इसका पहला टारगेट बनेगा, 415 रुपए ये इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो ऊपर में चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 438 रुपए, 440 रुपए के पास है, तो 440 के स्टॉप लॉस से आईजीएल में बिकवाली करें। 421 का पहला टारगेट, 415 का दूसरा टारगेट। ओके, तो यह आपके लिए आईजीएल, यहाँ पर सेल कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से 421 और 415 के टारगेट्स। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, मार्केट में जैसे भी सिचुएशन हो, मौके हमेशा मिलते रहते हैं और इस मौके में एफएमसीजी का एक कंपनी लेके आया हूं, वो है मेरिको। मेरिको पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप 535 का रख सकते हैं, पोजिशनल टारगेट 580 का। विद अ डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से हम ये अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग नीचे के लेवल से। एफएमसीजी का प्ले है। Q3 का मार्जिन काफी दमदार है, 600 बेसिस पॉइंट यानी 6% ऊपर आते हुए दिखा, बिकॉज ऑफ इनपुट प्राइसेस का बूस्ट दिखा। स्पेशली कोपरा के दाम नीचे हुए, इसके कारण मेरिको को काफी फायदा मिला। मुनाफा 16% से बढ़ते हुए दिखा। और सबसे बड़ी चीज, प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रही है, और आय 10% के CAGR से ग्रो हो सकती है मेरिको के। और वॉल्यूम्स, डोमेस्टिक वॉल्यूम 5.5% से ग्रो हो सकते हैं, इंटरनेशनल वॉल्यूम 10% के ऊपर ग्रो हो सकते हैं। मेरिको पे खरीदारी की राय, 535 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 580 का पोजीशनल। ओके, मेरिको में खरीदारी करने के आए 535 और 580, ये दो टारगेट ऊपर के लिए लेकर चले। 535 का शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 580 का थोड़ा मीडियम टर्म के लिए। मदरसन संवर्धन मदरसन, इसके नतीजे हैं बाहर आ चुके हैं आपके लिए। मुनाफा है 542 करोड़ का, हमारे अनुमान से रहा है कम। 730 करोड़ रुपए का हमने लगाया था अनुमान, उसके सामने कमाया था दिख रहा है, लेकिन आय बेहतर आई है। 25,100 करोड़ का हमारा अनुमान था, आई है 25,700 करोड़ पर आय का आंकड़ा। तो आय का आंकड़ा ठीक है, उम्मीद से बेहतर है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से काफ़ी कम। क्या इसके पीछे कोई एडजस्टमेंट है लाइफ में, या फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ही है कमज़ोर? इस पर हम थोड़ी देर में डालेंगे नज़र, जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहली नज़र में हमें नतीजे दिख रहे हैं वो मिले जुले हैं, और 2-3 चीज़ें अच्छी हैं सर। ऑपरेशनली उतने खराब नहीं है। 47% आपका एबिटा बढ़ा है, हालांकि इनकी एबिटा की बेस थोड़ी रीस्टेट हुई है। मार्जिन्स ये 8% से बढ़कर 9.25% के आए हैं। अनुमान 8.6% का था, तो अनुमान से काफ़ी बेहतर इनके मार्जिन्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान से बेहतर आपका एबिटा भी आया है। तो सिवाय मुनाफे के बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है। थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी बढ़कर आई है, 150 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट इनकी 621 करोड़ हो गई है, तो उस पर भी रखिएगा नज़र। आई थिंक उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर बाजार ले रहा है, क्योंकि ऑपरेशनली अदरवाइज कोई परेशानी इनके नंबर्स में नहीं है, बट फाइनेंस कॉस्ट डेफिनेटली बढ़कर आई है और काफ़ी सिग्निफिकेंट उछाल है। 150 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर आपको 621 करोड़ की आई है। डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ वन टाइम सेटलमेंट भी हुआ था यहाँ पर, कुछ प्री पेमेंट टर्म्स है, या फिर कुछ रीफाइनेंसिंग भी हुई है, बट डेफिनेटली फाइनेंस कॉस्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको फैक्टर इन करना चाहिए। अदरवाइज अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली उतने खराब नंबर्स इनके नहीं दिख रहे हैं सर। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन में। आइए मदरसन पर एक राय सिद्धार्थ सिदानी साहब की। सर ये तो आप ट्रैक करते हैं, ये मत बोलें ये नहीं करता। नहीं, बिल्कुल अंजी करते हैं ट्रैक, और ये रिजल्ट्स थोड़े मिक्स बैग है। कामकाजी मुनाफा ठीक ठाक लग रहा है, बट ऑटो एंसिलरी और ये स्पेस में मुझे काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। हालांकि अभी भले थोड़ी बहुत जो गिरावट हो, तो आपको ये गिरावट का फायदा लेना चाहिए और इस पे खरीदारी करनी चाहिए, बाइंग ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी पैक यहां से आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए जय का जैकपॉट। बताए जाए। जी पहले तो एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ जी।
जो इंट्राडे के लिए निफ्टी का दिया था 136 पर कॉल अनिल जी, वो तो 146 पर एग्जिट करवाया बिकॉज हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहा था, 10 पॉइंट ऊपर ही। और अनिल जी जो मैंने सुबह पुट ऑप्शन मिड कैप निफ्टी का दिया था दो, एक तो हीरो जीरो के हिसाब से 10,700 वाला 12 रुपए पर अनिल जी, वो 42 हो चुका है। सो 12 वाला 42 अनिल जी, ऑलमोस्ट आप देखिए तो मोर देन 3 टाइम्स हो चुका है। वहां पे प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं। और 10,600 का जो नेक्स्ट वीक का दिया था अनिल जी 92 पर, वो भी अनिल जी 132 प्लस हो चुका है, तो वहां पे भी 40 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज तो अनिल जी इसमें एक अच्छा मुनाफा देखने मिला। अनिल जी अब जो एक स्टॉक स्पेसिफिक मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा ये मानना है अनिल जी के फाइनेंशियल्स पे एक अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर मेरा एक सेल रिकमेंडेशन है अनिल जी। यहाँ पे एक फ्यूचर्स बेचना है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 623 रुपए पर, 623.45 623 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिल सकती है। यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा 604 604 का, एंड दूसरा टारगेट बनेगा 590 का। सो पोजिशनल पर्सपेक्टिव अनिल जी 604 590 ये टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को बेचे। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 639 ये क्लियर रेजिस्टेंस है, विद दैट इज अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे बिकवाली की सलाह यह आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस 5% नीचे ऑलरेडी है और यहाँ से कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। जय की तरफ से 604 और 590 के हैं टारगेट। आइए सुमित जी के लिए एक और बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, सेलिंग प्रेशर थोड़ा और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 550 50 551 551 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। कल का परसों का लो ब्रेक हो रहा है। शायद यहाँ से और एक दो दिनों में और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें नीचे में 535 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 528 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। कैनरा बैंक के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो स्टॉक का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 565 560 565 के आसपास निकल के आ रहा है, तो 565 का स्टॉप लॉस लगा के कैनरा बैंक में बिकवाली करें। नीचे में 528 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से एक दो दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करें कैनरा बैंक। बिकवाली करिए कैनरा बैंक, ये आपके लिए राय आ रही है सुमित जी की तरफ से, इस पर रखिए नजर इस समय। LIC हाउसिंग पर अभी आपके लिए एक सेल कॉल है, बट LIC ये बाजार को पसंद आ रहा है, लाइफ हाई पर है, थोड़ा वहां से करेक्शन जरूर हुआ है लास्ट 2 दिन के मार्केट करेक्शन में भी, बट फाई के आसपास है। बढ़िया रैली रिसेंट टाइम्स में बनी है, ब्रोकरेजेस का भरोसा भी इस पर बढ़ रहा है। JP मॉर्गन की तरफ से क्या व्यू निकल कर आ रहा है, आइए एक बार जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए इनका क्या व्यू है। बिल्कुल, JP मॉर्गन की तो राय जो भरोसा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इस साल हमने देखा भी है कि स्टॉक करीबन 20-22% ऊपर भी एक महीने में, तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन JP मॉर्गन को यहाँ से लगता है कि करीबन 15 से 20% का अपसाइड यहाँ से बाकी है। उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग कर दी और लक्ष्य भी देखे तो 690 रुपये से बढ़ाकर 1340 रुपये का अप कर दिया। उनका कहना है कि तीसरी तिमाही में जो नए बिजनेस वैल्यू की जो ग्रोथ आई है वो प्राइवेट प्लेयर से काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। उसकी ग्रोथ देखे तो करीबन 46% की ग्रोथ आती हुई नजर आई थी। APE ग्रोथ भी देखे तो 7% की आपको ग्रोथ दिखेगी और मार्जिन्स में 5.5% का सुधार होते हुए दिखा था। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि यूलिप प्रोडक्ट पे कंपनी का फोकस इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो कंपनी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले अच्छी यहाँ पे नजर आती है। और जो डिफेंसिव और कंपनी की टॉप लाइन हो जाती है, क्योंकि नॉन पार बिजनेस भी कंपनी का सिर्फ 9% के आसपास है। प्राइवेट प्लेयर्स का देखें तो आपको 27 से 35% के आसपास दिखेगा। अगले 12 महीनों में प्राइवेट प्लेयर्स की लो डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ LIC की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की संभावना है, जिसकी वजह से न्यू बिजनेस वैल्यू के जो एस्टिमेट्स है FY 24 और 25 के, उसमें 9 से 24% की जो अनुमान में है वो बढ़त की है JP मॉर्गन ने। तो 690 से बढ़ा के उनका अब जो लक्ष्य है वो 1340 रुपये का है। तो 1340 का टारगेट आ रहा है JP मॉर्गन की तरफ से। LIC इस पर रखिएगा नजर, करेक्शन इसमें भी हुआ है। 690 का टारगेट बढ़ाकर उन्होंने 1340 का करा है, तो ये एक फैक्टर है जो आपको रेडार पर रखना चाहिए। एक बार बंसल जी से चार्ट चेक लिया जाए। बंसल जी ऑफ कोर्स आज तो 6% का बड़ा कट है, बट LIC जरा इसके चार्ट देखिए, बताइए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं इसके लिए।
दीपांशु बिल्कुल कट जरूर है, बट गिरावट पे यहाँ पे खरीदना चाहिए। एक वर्टिकल रैली देखने को मिली थी, 1014 के अराउंड चल रहा है स्टॉक। दीपांशु वर्टिकल रैली देखने को मिली है, अगर 935 से 950 का जोन मिले मार्केट की वीकनेस में गोइंग है तो वो अच्छे स्तर हैं। उन स्तरों पर डिलीवरी में इस LIC में खरीदारी की राय होगी। यह आपके लिए LIC जिस पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं यहाँ से किस तरह की चाल आएगी इस पर। आइए 3-20 की जो फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी से वो भी एक बार ले लेते हैं, समझते हैं क्या करके जाना है आपको कल के लिए। अनिल जी, परेशानी तो है हमारी, ब्रॉडर मार्केट में बड़ा कट है, इंडेक्स पे बड़ा कट है, बट अमेरिकी फ्यूचर्स की कोई परेशानी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स मामूली 40 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है इस समय, S&P फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजार कोई परेशानी नहीं है। एशिया आज वैसे भी बंद थे। कच्चा तेल थोड़ा नर्म है, रुपया आपका मजबूत है, क्या करके जाए सर? डिप करना कुछ बनता नहीं। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1345 पॉइंट नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 4% के आसपास। कितना आपका 4%? स्मॉल कैप 4.25 है और ये मिड कैप आपका 3% नीचे। तो बेसिकली ब्रॉडर मार्केट बहुत खराब है और प्राइस करेक्शन काफ़ी शार्प हुआ है। इसलिए अब नो डाउट आप सपोर्ट रेंज के नज़दीक पहुंच रहे हैं। 21,450 आपका सपोर्ट रेंज है, तो हो सकता है कल आपको एक बार फिर नीचे मिले। आज ग्लोबल सपोर्ट ऐसा कोई खास तो दिख नहीं रहा, 40 नीचे, ये 3-4 दिन से अमेरिका ऊपर ही है। एक आध दिन करेक्शन आ जाए तो हो सकता है आपको 21,450 से 21,550 की रेंज में कल मौका मिले, तो कल खरीदिए निफ्टी, अभी रेंज छोड़ दीजिए। और क्लोजिंग भी 21,700 के नीचे पहली बार हो रही है फरवरी के महीने में अभी, तो थोड़ी कमज़ोर क्लोजिंग तो है, तो खरीदने की राय तो नहीं है। रहा सवाल शॉर्ट करने का, थोड़ा सा रिस्की है शॉर्ट करना अभी, क्योंकि आज डे लो पर आप बन रहे हैं। एक ही कंडीशन पे करें कि थोड़ा ऊपर आएगा तो आप और ऐड कर पाएँ तो ही करिए। अगर गैप से खुल जाए तो जैसे आज खुला आप वैसे शुक्रवार को, तो वो वापस कर पाएँ तो ठीक है, तो वो आपके लिए राय होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,000 के नीचे बंद हो रहा है, 44,850 के आसपास ही बंद हो रहा है, लेकिन कमज़ोर क्लोजिंग है। जो जनवरी महीने की लोएस्ट क्लोजिंग थी, जहाँ से आपने वापस से रिकवरी की शुरुआत देखी, वो थी दीप 44,866 और एग्जैक्टली वहीं पर जाकर आप बंद हो रहे हैं, लगभग उन्हीं के आसपास। तो मेक और ब्रेक लेवल है। कल मैं 44,400-500 के लेवल पर नज़र रखूंगा। एक बार मुझे लगता है कि अगर वहाँ से बहुत ख़राब नहीं हुआ तो वहाँ खरीदारी करने का मौका मिलेगा, तो मैं कल सुबह खरीदने के मूड में रहूँगा बैंक निफ्टी, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बाकी आराम से, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नई पोजीशन ना बनाए तो बेहतर है, कल की कल देखी जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। कल की कल देखेंगे, बट आज ब्रॉडर मार्केट की तो भारी भरकम पिटाई हो रही है। बैन से बेनिफिट 12 स्टॉक्स है बैन लिस्ट में, आइए अपडेट लिया जाए। आशीष है हमारे साथ तैयार। 12 स्टॉक्स। आशीष बताइए, ये लिस्ट छोटी होगी या और बढ़ेगी? और बढ़ने वाली है दीपांशु। 12 की जगह अब आपके पास कल 14 स्टॉक होंगे बैन में। अच्छा, कौन सा बाहर आ रहा है पहले ये बताता हूँ। यूपीएल यहाँ पर पोजीशन 80% से कम हो गई, 79.58% है कंफर्मेशन हमारे पास कि स्टॉक बैन से बाहर दिख जाएगा। इससे कम पोजीशन है हिंदुस्तान कॉपर की, लेकिन अभी भी 82.5%, यानी मुश्किल है। लग रहा है कि क्योंकि 8 मिनट ही बचे हुए हमारे पास, तो मुश्किल है इसका बैन से बाहर आना। लेकिन एंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 स्टॉक में कंफर्मेशन अच्छी खासी तरीके से देखने को मिल रहा है। एक तो बंधन बैंक है, जहाँ पर 114% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और ABFRL यहाँ पर देखें तो राउंड फिगर बता रहा हूँ 98-98% है। तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है पोजीशंस में। और कैनरा बैंक है, इनफैक्ट अभी रिफ्रेश करके देखा तो कैनरा बैंक ने भी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, 95.34 है। तो 3 स्टॉक हैं जो रडार पर रख सकते हैं, बंधन बैंक, ABFRL और कैनरा बैंक। और एग्जिट के लिहाज से यूपीएल ये स्टॉक रडार पर रहेगा। तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। अपडेट लिस्ट आ रही है इस समय आते हुए। इस बीच मजगांव डॉक, इस पर रखिए नजर। यहाँ पर आपके नंबर्स आ रहे हैं। आज कोचिन शिपयार्ड तो 7% नीचे था, मगर मजगांव डॉक के नंबर्स काफी बढ़िया आपको आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी 4% ऊपर है। एक तो रेवेन्यू लेड ग्रोथ आई, 1816 करोड़ से बढ़कर आय आपकी 2362 करोड़ की आती हुई दिख रही है। बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है और उसका आप इम्पैक्ट भी आते हुए देख रहे हैं। तो अच्छी ग्रोथ है, 25-30% की रेवेन्यू ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। साथ ही आप रखिए नजर मुनाफे का आंकड़ा, वो भी काफी मजबूत आ रहा है मजगांव डॉक के लिए, उसका भी इम्पैक्ट आपको प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। आई थिंक 354 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर बढ़कर 627 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई दिख रही है। मजगांव डॉक स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 4.5% ऊपर है। कुणाल जी चार्ट भी पुलअप कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स के आते ही इसमें एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जरा एक बार
चार्ट्स पर राय दे सर, तब तक मैं और डिटेल्स निकालता हूँ मजगांव डॉक। देखिए एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, 2100 के आसपास बड़ा सपोर्ट था, वहीं से बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है वापस से जो रिसेंट हाइज हैं 2400 के, वहां तक स्टॉक जाएगा। तो जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिनके पास पोजीशन है बने रहें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से जिनके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस रख लें, और ये स्टॉप लॉस आपको 2180 के आसपास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 2350 2400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपके लिए मजगांव डॉक, जहां पर आपके लिए डिटेल्स आ रही हैं। अच्छे लेवल्स आ रहे हैं और अच्छा रिएक्शन भी स्टॉक इस समय दिखा रहा है, नतीजे काफी मजबूत है। सिद्धार्थ जी, व्यू है सर मजगांव डॉक पे सर? देखिए डिफेंस में काफी मजबूत काम कर रहा है। हमारा अभी व्यू तो नहीं है इस पे, ना कोई टारगेट है, बट मैं मानता हूं कि ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा करेगा। और ऑर्डर बुक कितने ही एक्स का है, मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 इयर्स का ऑर्डर बुक भी इनके पास इंटैक्ट है। तो अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर भी मजबूत रहे। नंबर्स हिस्टोरिकली काफी स्ट्रांग रहा है मजगांव डॉक, और आपको बने रहना चाहिए। यह है आपके लिए मजगांव डॉक, जहां पर आपको रिव्यू बनाकर चलिए। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक ने भी सुपर नॉर्मल रिटर्न्स दिए हैं, रनअप इसमें काफ़ी रहा है। बाकी शिपयार्ड स्टॉक्स पर भी इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखा था, बट इस समय जो नंबर्स आए हैं काफ़ी मजबूत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए कल के कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को, इसके नंबर्स आएंगे, नज़र है इस पर। आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए, क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए कैसे रहेंगे नंबर्स? दीपांशु, अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे के आंकड़े में 78% की ग्रोथ है। पिछले साल छोटा बेस था। इस बार अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम सेगमेंट ऐसा है जहां पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, और साथ में अगर आप देखें तो कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हैं। मार्जिन के लिहाज से तिमाही अच्छी है, 7% से बढ़कर 10.7% के आसपास का एबिटा मार्जिन का एस्टिमेट है। कामकाजी मुनाफे में 58% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आय का आंकड़ा है बेहद फ्लैट। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। हालांकि कॉपर सेगमेंट में थोड़ा सा शटडाउन हुआ था, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी हर लिहाज से देखें तो हिंडाल्को अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड लेवल पर। ओके, हिंडाल्को अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड लेवल्स पर। नैल्को सेम स्पेस से, आशीष इसके नंबर्स कैसे रह सकते हैं? सिमिलर ही परफॉर्मेंस रहेगी या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं? थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना कि कैसे है। वैसे तो देखिए मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 19% घट रहा है, क्योंकि तिमाही के दौरान वॉल्यूम्स घटी हैं। इसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल यानी एबिटा पर भी देखने को मिलेगा और मुनाफे पे भी देखने को मिलेगा। 6.5% की गिरावट है टॉप लाइन में, क्योंकि वॉल्यूम्स घटी हैं। अब एबिटा की बात करें तो मोर और लेस फ्लैट ही है, 4% की हल्की सी गिरावट है, और मार्जिन्स थोड़े से सिमिलर ही रहेंगे, 14% के आसपास है। मुनाफे का आंकड़ा जैसे कि मैंने बताया कि 19% की डी ग्रोथ है, 274 करोड़ से घटकर 222 करोड़। स्टॉक में बड़ा रनअप है, आज करेक्शन भी आ चुका है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े सुस्त लग रहे हैं। नतीजे थोड़े सुस्त लग रहे हैं, यहाँ पर रखिएगा नज़र। ये है आपके लिए हिंडाल्को नाल्को। देखते हैं कल आएंगे इनके नंबर्स और उस पर बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा। आज का दिन वैसे एंड आ रहा है और काफ़ी वीक नोट पर आपको एंड की तरफ हम मूव करते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ही आप बंद हो रहे हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। एक स्टॉक जिसने लीड किया है, होल्ड आउट किया सुबह से, डॉक्टर रेड्डीज। सुबाल जी ने इस पर बात भी करी थी, रिकमेंडेशन भी दी थी खबर पर। डॉक्टर रेड्डीज रिएक्ट भी करना चाहिए और बिल्कुल वैसा रहा है। टॉप गेनर है आज क्लोजिंग पर। वागले साहब जरा बताएं, डॉक्टर रेड्डीज कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल सब क्या बनते हैं? आज तो होल्ड आउट कर रहे हैं, निफ्टी का टॉप गेनर है सर एंड ऑफ ट्रेड। दीपांशु क्लियर कट ब्रेकआउट है। पोजिशनली तो मैं ये लेवल पे भी एंट्री, फ्रेश एंट्री की बात करूंगा। हल्का सा नीचे आता है, ऐड करना चाहिए 6280 6290 ऑन करेक्शन बेटर लेवल होगा। आपका स्टॉप लॉस 6180 का होना चाहिए। मेरा मानना है डॉक्टर रेड्डीज ये मूव में अगले 3 से 4 दिन या जब भी बाउंस आता है मार्केट्स में 6700 से 6800 तक जा सकता है। ओके, 6700 6800 ए डॉक्टर रेड्डीज। हीरो मोटोकॉर्प, सचिन जी एक बार जरा इस पर राय देते हैं। आज बड़ा कट आया, 4.5% नीचे हीरो मोटोकॉर्प बंद हो रहा है सर, इस पर क्या करना है? दीपांशु ऑलरेडी काफी ओवरस्ट्रेच्ड मूव रही थी एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस एक्शन नजर आ रही थी, काफी नैरो रेंज बॉडीज बन रहे थे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस के बाद स्टेबिलिटी पे लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। मेजर ट्रेंड काफी अच्छी तरह इंटैक्ट है, बट अपने एवरेज से काफी दूर है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो इमीडिएट सपोर्ट में यहाँ पर नजर में आ रहा है वो लगभग अराउंड 4500 के आसपास प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिक्लाइन के लिए वेट करना है एंड उसके बाद रिपोजिशनिंग करनी है। ओके, ये आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जिस पर आपको रखनी है नजर। डिक्लाइन के लिए वेट करिए, अच्छे रनअप के बाद आज इसमें भी साइजेबल करेक्शन आया है।
खराब दिन रहा है मार्केट के लिए और बहुत ही खराब दिन रहा है ब्रॉडर मार्केट के लिए। 2.5% मिड कैप, 4% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फिसला है। ऑलरेडी फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज और थोड़ा प्रेशर आया है। सिर्फ 12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव होल्ड आउट कर रहे हैं। 2.5% रेड्डीज, 2.5% अपोलोज, डिवीज, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री। तो आईटी फार्मा से थोड़ा सपोर्ट है, थोड़ा सपोर्ट चुनिंदा ऑटो काउंटर से है, एमएनएम, आइशर, बजाज ऑटो। अदरवाइज पूरा बाजार ही आपके लिए कमजोर था। टॉप लूजर हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, बीपीसीएल, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एसबीआई, आईटीसी, एचयूएल दोनों कंजम्पशन काउंटर्स में गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक आपके लिए कमजोर था, कोटक बैंक में भी कट था, बजाज फाइनेंस ने वीकनेस देखी है, एचडीएफसी बैंक आज 1400 के नीचे फिसला। एलएनटी, सिप्ला, टाटा मोटर्स, टीसीएस यहां पर भी आपको कमजोरी आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार में बड़ा कट, भारत फोर्ज में 15% का लोअर सर्किट लगा था अभी थोड़ी देर पहले, 14% नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर में आज 12% की वन वे कटौती आई है। ये ऑलरेडी हमने देखा था पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में करीब 6% फिसला था, आज आपके लिए 12% फिसला है। एमसीएक्स नतीजों के बाद बड़ा कट। बंधन बैंक, सुबह इसकी बात हुई थी, 200 के नीचे अनिल जी बंधन बैंक गया है। सुबह 3% ऊपर खुला था ये स्टॉक, अब देखिए बड़ा कट 8% नीचे बंद हो रहा है। दोनों तरफ की रेंज 223-24 पे पहुंचा भी आज। देखिए मतलब एक तरह से आप देखें तो ऊपर से 20% निकल गया। 124 का हाई है बंधन बैंक में आज का, और सोचिए नीचे में 10% निकल गया। 10% बड़ा स्विंग आया सर इसमें। चलिए समाचार समाप्त हुए। 170 पॉइंट नीचे 21,612 पर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। 522 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 450 अंक नीचे, वही 44,883 एग्जैक्टली उसी लेवल पर पहुंचा है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ आएगी, देखते हैं। 1250 अंकों का बड़ा कट रहा मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स 650 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। 4% के नुकसान के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स आपको नजर आएगा आज, और मिड कैप इंडेक्स 2.5% के नुकसान के साथ बड़ा कट। 1140 शेयर रहे बीएसई पर मजबूत, 3150 शेयर कमजोर। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मजबूत शेयर के सामने 3 कमजोर शेयर, लेकिन एनएसई पर 400 मजबूत शेयरों के सामने 1975 मजबूत, यानी कि एक कमजोर मजबूत शेयर के सामने 5 कमजोर शेयर। तो मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर बनती हुई बाजार की। ये आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 21,616, 166 अंकों के नुकसान के साथ। ये सारे डिजिट 21 मतलब 166 वाले डिजिट है। 21,216,166 पॉइंट डाउन। देखो स्क्रीन पे देखिए नंबर 216,166 पॉइंट डाउन। ये है आज का निफ्टी, याद रहेगा। और बैंक सेंसेक्स भी मुझे याद रखवाना है आपसे, 71,072, 71072 ये भी आप याद रखते हैं। और 523 पॉइंटों का नुकसान यहाँ पर है। 752 पॉइंट नीचे आपके लिए दिखेगा निफ्टी बैंक, 44,882 एग्जैक्टली जनवरी महीने की क्लोजिंग लो के आसपास ये पहुंचता हुआ। और मिड कैप शेयरों में नुकसान 1213 पॉइंट का, स्मॉल कैप इंडेक्स में नुकसान 650 पॉइंट का। ये आपके लिए आज का फाइनल ट्रेड देखने को मिल रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। स्मॉल कैप इंडेक्स देख लेते कितना परसेंट, 4% के आसपास का नुकसान स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ 652 पॉइंट, ऑलमोस्ट 4%। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ सिरानी साहब का, जय ठक्कर साहब का, आशु मदान साहब का और सच्चिदानंद तोयकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए मुझे दीजिए इजाज़त।